ओके। तो हम लोगों का एजेंडा यहाँ पे बेटा मेंस के लिए प्रिपरेशन करने का है। और मेंस की बेस्ट प्रिपरेशन है कि हम पीवाईक्यू के थ्रू जाएं, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज है। और आप एकदम फोकस तरीके से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं पहले उन क्वेश्चंस को, उन एरियाज को टारगेट करो। जनरली फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है, हम पूरे साल पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू रन फास्टर एंड फास्टर। तो अब इस प्रोग्राम में क्या होगा कि मैं मेजोरिटी पीवाईक्यू सारे डिस्कस कर दूंगा। मेजोरिटी से मेरा मतलब है द डिफिकल्ट वन वुड डेफिनेटली बी डिस्कस्ड, और जो कुछ इजी हैं वो आप लोग खुद भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो कोशिश रहेगी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा करूं, बट स्टिल प्रायोरिटी हम देंगे कि जो डिफिकल्ट एरिया है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, पहले हम उसे डिस्कस करें। ऐसे ठीक भी है? करना बंद कर दिया। ठीक है। ए, एक रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग अपने माइक बोल दे बंद थोड़ा सा, करना। कितनी गर्मी हो रही है। हेलो, माइक आप लोग अपने ना बंद कर रखना। जब आपको डाउट हो तब आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है? ओके। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक दो चीजें अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के लिए आप लोगों को क्या करना है। हर डे का हर डे का प्लान पहले से पेज पे लिखा होना चाहिए कि आप 21 को क्या पढ़ने वाले हो, उसका क्या डेली आंसर राइटिंग के लिए दो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हो, फिर 22 का क्या करने वाले हो, 23 का क्या करने वाले हो। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो आपके आंसर के अंदर प्रिसीजन और प्रेजेंटेशन की जो क्वालिटी आपको इंप्रूव करनी है, जो स्किल बढ़ानी है, वो डेली आंसर से ज्यादा होएगी। जब आप फुल लेंथ लिखने जाओगे तो वहां पर आपकी टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस होएगी और रिकॉलिंग पावर की प्रैक्टिस होएगी, कितना रिकॉल कर पा रहे हो। बट आपकी जो प्रिसीजन के साथ आंसर की क्वालिटी को इंप्रूव करने की जो ट्रिक है वो डेली आंसर राइटिंग है। तो अब आप आने वाले 90 दिन डेली आंसर राइटिंग करो। हर दिन का पहले से प्लान बना रखा हो, और उस प्लान को डिलीवर करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए, शाम तक पूरा एग्जॉस्ट हो जाइए। क्योंकि अगर आपके पास वो प्लान नहीं होगा तो एवरी डे यू विल वेस्ट टाइम इन प्लानिंग एंड कीप ऑन मेन्यूवरिंग योर प्लान्स। सो आपको ना एक ही प्लान बनाना है, एक बार बैठ के उसमें टाइम इन्वेस्ट करके बना लीजिए, और फिर उस प्लान को डिलीवर करने के लिए सब कुछ लगा दीजिए। बिकॉज सिर्फ बहुत हाई कंटेंट क्वालिटी यहाँ पर नहीं जीतने वाली है, यहाँ पर वर्किंग हॉर्स जीतने वाला है, जो अगले 90 डेज तक हर दिन अपने टारगेट को अचीव करेगा, प्लान को डिलीवर करता जाएगा और लिखता चला जाएगा। फिर भले ही उसके पास जो कंटेंट है थोड़ा एवरेज ही क्यों ना हो। ठीक है? अच्छे से डेप्थ में पढ़ने से क्या होता है, हमारे कंसेप्ट को डिटेल में जानने से क्या होता है कि हमारा फिर जो लर्निंग, हमारी एक तो मगिंग कम हो जाती है, मगअप करने की जरूरत कम होती है। दूसरा, हम रिवाइज जल्दी कर पाते हैं। तो आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है अच्छे कंसेप्ट बिल्ड करने में, अच्छा क्वालिटी कंटेंट रीड करने में, समझने में, वो आपको प्रोसेस को फास्ट करने में मदद करेगा। लेकिन वो जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए और उसको डिलीवर करना है। पहली चीज तो ये, बिना कागज पर अपना शेड्यूल बनाए आप काम मत करना, उसका कोई यूज नहीं होने वाला है, आप फंस जाओगे। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, माइक्रो फिर मैक्रो फिर ट्रेड ग्रोथ, इस तरीके से आने वाले कुछ दिनों में हम एक एक सब्जेक्ट को पिक करेंगे। और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज आए हैं पहले मैं आपको उनका थोड़ा सा एक गो थ्रू जल्दी से एनालिसिस करूंगा। ये स्क्रीन पे मत लिखिए बेटा, जो भी लिख रहा है ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, इरेज कर दीजिए इसे। और ये ओपन सेशन भी इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आउटसाइडर्स आके डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दो तीन चार आपके लिए करेंगे। ओके। तो अनदर पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एनालिसिस के बाद हम यहाँ पर ये चीज देखेंगे कि जो आसान वाले क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ना छूटे। तो आपको ना ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा थीम रिपीटेड है, बार बार रिपीट कौन से टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं।
तो क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है, तो आप क्या करो, पहले रिपीटेड वाले थीम की राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कर लो। जब वो चीज हो जाए तो जो पेरिफेरल एरिया है, जैसे कि आपका जो ऑप्शनल है, उसका एक कोर एरिया है, ये कोर वाले पीवाई क्यूज जो ना रिपीट होते हैं, ये रिपीट होते हैं, ये कोर वाले पीवाई क्यूज। इन कोर वाले पीवाई क्यूज को करने के बाद जो ये पेरिफेरल एरिया है, इसमें ओकेजनली क्वेश्चन आते हैं, और वो थोड़े ग्रे एरिया के, थोड़े कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट होते हैं, कभी कभार अचानक बाउंसर आता है। तो उसके लिए आप इतना ज्यादा टाइम ना बिता दें कि आपने ना ये जो रिपीटेड थीम है, कोर वाला एरिया, इस पर एनर्जी ना लगाई। ये ऑब्वियसली आपको एक फियर ऑफ मिसिंग आउट फील कराएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, पहले आपको रिपीटेड एरिया को करना है, ठीक है। और फिर रिपीटेड एरिया को करने के बाद नो बडी स्टॉपिंग यू के नो बडी स्टॉपिंग यू कि आप ग्रे एरिया को ना करें। अच्छा, ये क्लास बेटा ज्यादातर उन्हीं लोगों के हेल्पफुल होएगी जिन लोगों के कुछ बेसिक्स हैं, जो पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ प्रिपेयर करे हुए हैं। तो स्टिल मैंने किसी को मना नहीं किया, आप जैसे देखना चाहो देख सकते हो, और इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, क्योंकि ये समझ में तभी आएगी जब आपको बेसिक्स आते हैं, ठीक है। ये जस्ट मीन्स ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, बिना टाइम वेस्ट करे, बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है सबके पास। तो देखो, ये पीवाई क्यूज को एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं, और फिर इनको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। तो जो रिपीटेड थीम मैंने देखा है बेटा, वो पता है, 3 रिपीटेड थीम एग्जैक्टली मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। एक तो वो ये चैम्बरलिन मॉडल के क्वेश्चन है, चैम्बरलिन के, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से है, ठीक है। एक ओलिगोपोली से किंग डिमांड कर्व का क्वेश्चन बहुत आता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और प्रिसीशन के साथ आपको उसकी राइटिंग करनी होगी, इसलिए उसे घर पे प्रिसीशन के साथ राइटिंग प्रैक्टिस उसकी करो, ठीक है। अपने माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, जो भी नए बंदे हैं, ताकि वो डिस्टरबेंस ना हो। बाद में क्वेश्चंस लूंगा मैं, तब आप पूछ लेना, ठीक है। किंग डिमांड कर्व के अलावा आपका ओलिगोपोली के न्यूमेरिकल्स कूरनोट वाले, वो रिपीटेड है, आ रहे हैं। उसके अंदर बर्ट्रैंड का भी कंसेप्ट मिक्स करके पूछ लेते हैं, स्टेकलबर्ग का भी मिक्स करके पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एक थीम पिछले कुछ टाइम से रिपीट हो रहा है, वो है टू वेलफेयर थ्योरम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जो वेलफेयर थ्योरम है उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम परेटो एफिशिएंट तो होता है, पर इक्विटेबल होता है कि नहीं होता है, इक्विटी अचीव करता है कि नहीं होता, करता है, ठीक है। डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं 10 मार्कर में, स्टेट द फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उनकी इंप्लीकेशन पूछ सकते हैं आपसे। तो ये जो थीम मैंने नोटिस करा है, आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देगा। चैम्बरलिन का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, किंग डिमांड कर्व का, कूरनोट न्यूमेरिकल्स का, और ये जो है आपका टू फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये राइटिंग ज्यादा अभी मैटर नहीं करती हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ये थोड़ी जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ। एनीवे, चलो अब एक बार ना जल्दी से क्वेश्चंस देखो, ताकि आपको फील हो कि हाँ ये थीम रिपीटेड है। देखिए 2022 में चैम्बरलिन एक्सेस कैपेसिटी पूछा गया है। इनएफिशिएंसी एंड सोशली अनडिजायरेबल एस्पेक्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट विजावी परफेक्ट कंपटीशन, ये भी बेटा एक तरीके से एक्सेस कैपेसिटी का ही पार्ट है। इसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिवाइड करके हम दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे। लॉन्ग रन में डेफिनेटली एक्सेस कैपेसिटी होगा, शॉर्ट रन में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस लॉस हो जाएगा। ये मेजर डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। उसके बाद आप देखिए, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट लीड्स टू एक्सेस कैपेसिटी, अगेन 18 में पूछा गया है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंजॉयज मोनोपोली पावर विदाउट एंजॉइंग मोनोपोली प्रॉफिट, परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही है। चैम्बरलिन यूजेस प्लान्ड सेल्स कर्व, कैसे करता है टू एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम, चैम्बरलिन मॉडल ही है। ऊपर वाला एक्सेस कैपेसिटी वाला भी चैम्बरलिन मॉडल ही है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो 17 में, अब मैं रीड नहीं करूंगा। और आप सिक्स्थ क्वेश्चन को भी देख सकते हो 2013 में, ये भी चैम्बरलिन मॉडल है। देयर आर मैनी स्मॉल फर्म्स ईच प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट facing downward sloping demand curve, each firm ignores effects of its action on the decision taken by others, ठीक है। फिर आप फिर से देखो सेवेंथ क्वेश्चन, प्रीवैलेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ये शायद मैंने दोबारा डाल दिया 18, बट एक्सेस कैपेसिटी है अगेन।
आप देखोगे चैम्बरलिन ने कैसे हैंडल करी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम को, कैसे हैंडल करके डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स को एक ही डायग्राम में दिखाया। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये डिफरेंट हीरोइक एजम्पशन उसने ली। जब आप मॉडल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैंने जैसे कि कहा ये पीवाईक्यू की क्लास होगी, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन द मॉडल, मैं पीवाईक्यू को डिकोड करके एक्सप्लेन करूंगा। और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी देखोगे आप। फिर हाँ, फिर ये कुछ छोटे मोटे पीवाईक्यू जो पेरिफेरल हैं, जो कभी कभार आ जाते हैं, जैसे कि लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। अंडर कंपटीशन कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। तो ये एक तरीके का कॉस्ट फंक्शन है जिसको आप मार्जिनल कॉस्ट कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंशिएट करके, और फिर आपको वही बात बतानी है, डिराइव द इनवर्स सप्लाई कर्व एंड शो हाउ सप्लाई कर्व लुक्स लाइक। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ये जब भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे इनवर्स सप्लाई कर्व और इनवर्स डिमांड कर्व, तो इसको लेके पैनिक नहीं होना है, क्योंकि एक्चुअली में जब फर्स्ट टाइम डायग्राम बनाया गया था तो वाई एक्सिस पे पी ले लिया था और एक्स एक्सिस पे क्यू लिया था। इसको इनवर्स इसलिए बोला जाता है कि एक्चुअली में क्यू होना चाहिए था वाई एक्सिस पे, और ये क्वांटिटी प्राइस पे डिपेंडेंट होनी चाहिए थी। बट फर्स्ट टाइम जब मार्शल ने डायग्राम बनाया डिमांड एंड सप्लाई वाला, तो इस तरीके से ये प्राइस को वाई एक्सिस पे रखा, इसलिए ना इसे इनवर्स डिमांड बोला जाता है, क्वांटिटी की इनवर्स डिमांड, ठीक है। तो बट ये आपके लिए आइडियली क्या है, ये नॉर्मल डिमांड कर्व है, ठीक है। तो कई बार इस स्टेटमेंट से और इस टर्मिनोलॉजी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नॉर्मल डिमांड कर्व है, ठीक है, जहां पर एक्चुअली में क्या होता है, जब आप इक्वेशन देखते हो आप हमेशा ये देखोगे ब्रैकेट में पी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या बना हुआ है, पी क्या है, डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट क्यू है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इनवर्स बोला जाता है, ताकि हमारी जो मार्शल का पॉपुलर डायग्राम है डिमांड सप्लाई का, उसको हम रिफ्लेक्ट कर सके। तो ये इससे डरना नहीं है, क्योंकि वहां पर इनवर्स लिखा है, इनवर्स सप्लाई लिखा है, तो आपके लिए वही मतलब होना चाहिए नॉर्मल डिमांड सप्लाई का, ठीक है। फिर ये छोटे छोटे हैं, जैसे कि शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व का यूज करो, मार्जिनल कॉस्ट का मत करो, और दिखाओ नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। फिर और भी देख सकते हो आप, जैसे ये बाकी सारे छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन है जो कि रिपीट कम होते हैं, ऊपर वाले मैंने आपको रिपीटेड दिखाए। इनके अंदर ये देख सकते हो, मोनोपोली की पावर कैसे मेजर कर सकते हैं। आपको पता है कि प्राइस माइनस एमसी के बीच में जितना डिफरेंस होगा इनइलास्टिक होगा। इनइलास्टिसिटी देख सकते हो आप डिमांड करो की, उससे मेजर होगी। फिर आप लर्नर इंडेक्स देख सकते हो, कंसंट्रेशन इंडेक्स देख सकते हो, ये सब मोनोपोली पावर को मेजर करते हैं। फिर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगी, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, मार्केट सेगमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स जो कि डिटरमिन करेंगी कि किस टाइप की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करी जा सकती है। तो ये वाले सिंपल क्वेश्चन है, ये हम लोग इस पर फोकस अभी नहीं करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल बंदा भी कर सकता है, लेकिन हम रिपीटेड थीम पर पहले जाएंगे, वो बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही आप इस पीवाईक्यू को देखेंगे, वॉलरस और मार्शेलियन में दो टाइप के आते हैं। एक तो मार्शेलियन और वालरास के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, और एक वो स्टेबल और अनस्टेबिलिटी की बात आती है कि मार्शेलियन इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो नेसेसरली वॉलरेशियन होगा या नहीं। तो तीन चार केसेस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के। स्टीपर अगर डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड अगर सप्लाई कर्व है, तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है। वो वॉलरेशियन में होगी, मार्शेलियन में नहीं होगी, मार्शेलियन में होगी, वॉलरेशियन में नहीं होगी। वो डिपेंड करता है कि जब डाउनवर्ड स्लोपिंग है सप्लाई कर्व, तो डिमांड कर्व ज्यादा फ्लैटर है कि स्टीपर है देन द सप्लाई कर्व। ऐसी कंडीशन की बेसिस पे वो स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी डिसाइड होती है। तो आप देखोगे बार बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन करे गए हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्शेलियन एंड वॉलरेशियन। एक 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 वन टाइम स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है, कोबवेब मॉडल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, हम उसको बाद में देख सकते हैं, मैंने उसको सॉल्व किया है, मैं बाद में उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन रिपीटेड थीम क्या है, आप देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस of equilibrium, examine the concept in the market where both demand and supply curve are downward sloping,
फिर स्टेट मार्शल एंड वालरेशन स्टेबिलिटी कंडीशन, डू यू थिंक एग्जिस्टेंस ऑफ मार्शलियन स्टेबिलिटी नेसेसरली एंश्योर्स वालरेशन स्टेबिलिटी, हाउ इज मार्शलियन इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम वालरेशियन इक्विलिब्रियम। ये यानी क्वेश्चन जब पहली बार 1919 में पूछा गया, 2019 में सेम क्वेश्चन डिफरेंस का पूछा गया है। तो या तो डायरेक्टली इनके बीच में डिफरेंस आता है, या तो यहाँ पर स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी की कंडीशन पूछी जाती है दोनों के बीच में, और यूनिकनेस पूछी जाती है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, जैसे कि ये आपका कंसिडर कर लीजिए डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, और ये आपका डिमांड कर्व है इस तरीके का। तो बेटा यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम है, यूनिक नहीं है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर क्या इक्विलिब्रियम है, दो इक्विलिब्रियम है, यूनिक नहीं है यहाँ पे इक्विलिब्रियम, क्योंकि दो बार कट कर रहा है दोनों डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन भी होती है, ये हमारे नोट्स में है, मैंने डिस्कस वगैरह भी की है। तो अब देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका ओलिगोपोली का। ओलिगोपोली मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फेवरेट है, ओलिगोपोली फेवरेट है, और आपके ये वालरेशियन मार्शेलियन, इसको हम थोड़ा अलग ही यूनिट रखते हैं, सेपरेट है, लेकिन यहाँ पे अटैच कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा यूनिट है। अब यहाँ पर आप ट्रेंड देखोगे तो देखोगे बार बार किंक डिमांड कर्व का ट्रेंड है, किंक डिमांड कर्व। ठीक है, फिर ये फिर से देखो स्वीजी किंग डिमांड कर्व 1999 में, 2001 में, इनफैक्ट हर एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन आता रहा है। 2003 में भी ये डिजायर फॉर स्टेबिलिटी पर्टिकुलरली विद रेस्पेक्ट टू प्राइसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फाउंड इन द मार्केट, ये क्वेश्चन भी बेटा किंग डिमांड कर्व का है, लेकिन इनडायरेक्टली है, विदाउट नेमिंग द किंग डिमांड कर्व दे आर आस्किंग द यू द किंग डिमांड कर्व क्वेश्चन। ठीक है, आप फिर से देखो फोर्थ क्वेश्चन को देखो, व्हाट इन व्हाट रिस्पेक्ट इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली के बारे में बताना है। शो दैट एन ओलिगोपोलिस्टिक में फेस किंग डिमांड कर्व, 2005 में भी आया है, 2000 उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम इलेबोरेट कूरनोट मॉडल, फिर कूरनोट आने लग गया। फिर एक डोमिनेंट फर्म एक्ट एज प्राइस लीडर, एक ये कोल्यूसिव मॉडल है, पिंडिक एंड रूबिन फील्ड में मिलता है, फुटसोनेसिस में भी मिलता है, कोल्यूसिव ओलिगोपोली वाले चैप्टर में। यहाँ पर डोमिनेंट फर्म का डिमांड कर्व डिराइव करते हैं इंडस्ट्री के डिमांड कर्व से रिड्यूस कर कर, जिसकी शॉर्टर स्मॉल फर्म्स के सप्लाई कर्व को, उनका एक डोमिनेंट फर्म का डिमांड कर्व आता है, और फिर हम उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर आपके ये न्यूमेरिकल है, देखो कूरनोट पर ये न्यूमेरिकल है। फिर आप देखोगे प्रिजनर डिलेमा एक बार पूछा गया है, स्ट्रिक्टली डोमिनेंट इंडस्ट्री, ये कूरनोट मॉडल इसमें हमें ऐड करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपके देखो ये फिर से ये पीवाईक्यू जो है कूरनोट से रिलेटेड ही है, और किंग डिमांड कर वापस लौट आता है 2016 में, फिर से इसके बारे में पूछने लग जाते हैं। फिर duopoly model of collusion, each firm has an incentive to cheat each other, ये जो है बर्ट्रैंड का कूरनोट का क्वेश्चन है। डुओपोली मॉडल, क्यों उनको इंसेंटिव होता है एक दूसरे को चीट करने का, रीजन बीइंग प्रिजनर डिलेमा फेस करते हैं कि कोई सामने वाला ओपोनेंट ज्यादा प्रोडक्शन ना करके मार्केट कैप्चर कर ले। फिर शो हाउ अ डोमिनेंट फर्म विद कॉम्पिटिटिव, ये फिर से ये डोमिनेंट फर्म वाला क्वेश्चन आया है, तो ये दो बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। फिर आप ये देखोगे अगेन फॉलोवर्स प्रॉब्लम, लीडर्स प्रॉब्लम, ये स्टैकलबर्ग का क्वेश्चन है। फॉलोवर की प्रॉब्लम स्टैकलबर्ग है, लीडर की प्रॉब्लम कितना फॉलोवर की रिएक्शन कर को कंसिडर करके ऑप्टिमाइज करके कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ये फॉलोवर की प्रॉब्लम है। कंजेक्चुरल वेरिएशन एक टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करा 2020 के बाद से, और ये कंजेक्चुरल वेरिएशन फिर रिपीटेडली बार बार पूछा गया है। कंजेक्चुरल वेरिएशन की डेफिनेशन आपको बतानी थी, फिर ये बताना था कि कुछ मॉडल होते हैं ओलिगोपोली के, उनके अंदर क्या होता है कंजेक्चुरल वेरिएशन। तो कंजेक्चुरल वेरिएशन की डेफिनेशन पता हो कि कंजेक्चर एक अंदाजा फॉर्म करते हैं हम ओलिगोपोली मार्केट में अपने ओपोनेंट के रिएक्शन का। अब ये कंजेक्चुरल वेरिएशन क्योंकि हम कांस्टेंट मान के चलते हैं हमारे सामने वाले प्लेयर के रिएक्शन को पूर्णोट में, तो कंजेक्चुरल वेरिएशन पूर्णोट में जीरो हो जाता है, बर्ट्रैंड में भी जीरो हो जाता है। लेकिन ये कंजेक्चुरल वेरिएशन स्टैकलबर्ग मॉडल में नेगेटिव होता है लीडर के लिए,
फॉलोवर के लिए 0 हो जाता है। किंग डिमांड कर्व के अंदर ये कंजेक्चुअल वेरिएशन वेरी करता है 0 to 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में वेरी नहीं करता है, 0 होता है और 1 होता है। तो ये कंजेक्चुअल वेरिएशन की चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करी। ये कोई खास चीज नहीं थी, बस रिएक्शन कर्व की बात हो रही थी यहाँ पे। बट अगर इसको पहले से पढ़ा नहीं है इस टर्म को तो कंफ्यूजन हो सकती है। फिर ये कंजेक्चुअल वेरिएशन के बेसिस पे इन्होंने बाद में भी क्वेश्चन पूछा दोबारा से 22 में। देखो, what type of conjecture is involved in the existence of king demand curve। ये हमारा king demand curve जो होता है, ये CV जो है 0 है बेटा, ये CV 1 है कंजेक्चुअल वेरिएशन, ठीक है। फिर ये आपका न्यूमेरिकल है। तो आप इन सारी डिस्कशन से क्या चीज निकालते हो यहाँ पे कि हमारे को कौन से थीम पर फोकस करना है, ठीक है। यही मेरा जो है इस डिस्कशन का पॉइंट है कि क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अब उसके कुछ बढ़िया मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हाल वेरिएंट से भी स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि लेबर सप्लाई बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। आपने हो सकता है किसी और सोर्स से पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर लेबर सप्लाई कर्व से हमें मतलब है। अगर आप किसी भी सोर्स से पढ़कर उसे कर सकते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेबर सप्लाई कर्व एक थोड़ा सा साइड टॉपिक है, पेरिफेरल टॉपिक है, बट ये रिपीटेड है, ये आता है। फिर ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, वही पेरिफेरल, जो कोर एरिया थे बेटा रिपीटेड, उसके बाद ये पेरिफेरल टॉपिक्स है। तो आपको पहले कोर एरिया पे जाना है, आपको पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करना है, ओलिगोपोली के सारे कोरनोट बर्ट्रैंड स्टैकलबर्ग करना है, उसके न्यूमेरिकल्स देखने हैं। उसके बाद आपको किंग डिमांड कर्व अच्छे से स्टडी करना है, उस पर पूरा प्रिसीजन के साथ आंसर राइट करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस इन्हीं क्वेश्चंस के रिपीट होने के हैं। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि आप वो फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम ऑफ इकोनॉमिक्स भी रिपीट होता है, और ये लेबर सप्लाई कर्व भी रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। कभी टैक्स के साथ इसको इम्पोज करके बोला है, कभी सीधा भी बोला हुआ है, ठीक है। तो ये रिपीटेड थीम को करने के बाद आंसर राइटिंग के पहला वीक जब बनाओ माइक्रो का, तो रिपीटेड थीम के पहले 4 दिन रखो, उसको करने के बाद बाकी के 3 दिन में पेरिफेरल टॉपिक्स को पढ़ो और उसके आंसर लिखो। अब ये क्वेश्चन वैसे पब्लिक फाइनेंस के हैं, ये टैक्स, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है, टैक्स बर्डन कैसे शेयर होता है कंज्यूमर और बायर के बीच में, बट माइक्रो में डाल दिया है इसको। अब यहाँ पर देखोगे एक्सटर्नैलिटी लीड्स टू मार्केट फेलियर, ये भी हालवेरियन के चैप्टर से कर सकता है इंसान, फिर या कहीं से भी कर सकता है। कहने का मतलब ये थोड़े पेरिफेरल टॉपिक्स है। एक्सपेंशन पाथ के बारे में पूछा गया है विद कॉफ डगलस प्रोडक्शन। फिर परेटो ऑप्टिमैलिटी आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, ये आपका फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम ऑफ इकोनॉमिक्स बता रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7, कॉफ डगलस प्रोडक्शन एग्जिबिट्स फंक्शन, यानी कॉफ डगलस इज अ वेरी प्रोडक्शन फंक्शन इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक फॉर यूपीएससी। ये इसके बारे में कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ पूछते रहते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर व्हाट इज लेमन मार्केट, सिग्नलिंग, स्क्रीनिंग, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती हैं, तो उसकी वजह से लेमन अच्छे पीचीज का प्राइस भी लेमन का प्राइस बन जाता है मार्केट में, तो सिग्नलिंग करेंगे तो अच्छा प्राइस मिलेगा उसके प्रोडक्ट के लिए। व्हाट इज असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये फिर से सेम क्वेश्चन है सेम थीम पे, ठीक है। फिर आप ये देखोगे प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, अगेन ये एक्सटर्नैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सोशल कॉस्ट, सॉरी इसको आप थोड़ा सा फॉर द टाइम बिंग साइड कर दीजिए। ये गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेके एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हुए भी ये अलग टॉपिक है, तो इसे अभी हटा दीजिए। ये एक्सटर्नैलिटी से डायरेक्ट नहीं है, कुछ पार्ट उसका इन्वॉल्व है। फिर क्वेश्चन 11 को देखो, फिर से 2015 में बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है बेटा। फिर ये वॉलरॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो 2013 में आया था। तो ये सारे क्वेश्चन हमने देखे, और अब आपको पता चलता है कि अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो हमें पता चलता है कि लिस्ट के अंदर आपके सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिख लो आप, फिर सेकंड आप ओलिगोपोली के न्यूमेरिकल्स सारे टाइप के,
कूरनोट, बर्ट्रैंड, स्टैकलबर्ग, और ओलिगोपोली मार्केट को की रिजिडिटी को, प्राइस रिजिडिटी को कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं? किंग डिमांड कर। ये लिख लो आप। ये सबसे दो तीन फेवरेट टॉपिक हमारे हो गए हैं। तीसरा पार्ट आप लिख लो, लेबर सप्लाई कर से रिलेटेड रिपीट हो सकता है। चौथा आप लिख लो, मेरे को एजवर्थ बॉक्स की परेटो एफिशिएंसी अच्छे से करनी है, समझनी है, और उसके फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम को और सेकंड वेलफेयर थ्योरम मुझे अच्छे से करना है। ठीक है, ये चीज आपने देख ली। और इसके साथ ही आप एक्सटर्नैलिटी के टॉपिक्स को भी ऐड कर लो। एक्सटर्नैलिटी में ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, वो भी एक तरीके की एक्सटर्नैलिटी होती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, जब एक्स्ट्रा काव लेके आते रहते हो, बाकी काव्स के लिए ग्रास कम कर देते हो और सबकी मिल्क की प्रोडक्शन घटती है, तो एक तरीके की एक्सटर्नैलिटी है। और जो है आपका एक्सटर्नैलिटी एज ए होल, कि खुद एक्सटर्नैलिटी का टॉपिक भी आपको करना है। लास्ट में आप कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को देख के जाओ, कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपको पता हो। ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए आने वाले 4-5 दिन के लिए, और इस तरीके से इसे पढ़ के राइटिंग करके इसे खत्म करो। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा डिस्कशन पे, तो डिस्कस करते हैं। चलो। तो सेकंड पॉइंट क्या है? हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? सबको सुनाई दे रहे हैं? हेलो। यस सर, सेकंड पॉइंट क्या है उसमें, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में? पॉइंट सेकंड नंबर। पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या था? हम्म ओलिगोपोली, नहीं, ओलिगोपोली एन। मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। किंग डिमांड कर्व और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके। और तो देखो, फोर्थ वेलफेयर, और फोर्थ पॉइंट था वेलफेयर, वेलफेयर थ्योरम, राइट? हाँ हाँ, वो फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो चक्कर ये है ना कि इस वक्त ज्ञान की कम पड़ी है, मार्क्स की ज्यादा पड़ी है, तो आप स्ट्रेटेजाइज करो। ठीक है, पूरा सिलेबस करके जाना, वो चॉइसेस किस लिए दी गई हैं? 6 में से 3 ही करने हैं। तो इस टाइम पे आपको ये स्मार्टनेस और सेल्फ अवेयरनेस इस्तेमाल करनी है कि वेयर यू आर गुड, जहां पर आप अच्छे हो उसे लीवरेज करो, उस एरिया की अच्छे से प्रिसीजन के साथ आंसर राइटिंग करके जाओ, ताकि वो वाला क्वेश्चन मिस ना करो आप। और जो पेरिफेरल क्वेश्चंस हैं, सपोज करो कि हम माइक्रो में ही 15 दिन लगा दें और लगे रहें उसके अंदर, तो बेटा 250 ही नंबर का पेपर 2 है, 250 नंबर का पेपर 1 है। तो आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के साथ उतरना होगा कि आपका सारा सिलेबस एक साथ होता हुआ दिखाई दे और आपको उन चॉइसेस का एडवांटेज मिले। जस्ट इमेजिन कि क्यों दिया होगा यूपीएससी ने, वो चाहती है तुम पूरा सिलेबस पढ़ो, तुम फिलॉसफी समझो सब्जेक्ट की, तुम्हें अच्छे से समझ में आए, और उस चीज पर वो खेलेंगे जब वो इंटरव्यू में कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि पूरी एफिशिएंसी के साथ सारे मॉडल एक दिन बंदे को याद हो 3 घंटे के अंदर। तो वो चाहते हैं कि वहां पर आप अपने कंफर्ट और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से जिस चीज को आप अच्छे से समझते हो उसके क्वेश्चन को खेलो। तो तुम्हें क्या करना है? प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि काम बहुत है करने को, तो आप ना अपने पेपर की प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज कर दो। इसलिए मेरा ये डिस्कशन का केवल मुद्दा ये है कि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं कि कौन से थीम ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में आ जाए। अब इन थीम को पहले पढ़ते जाना है, क्योंकि जब इन थीम को पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा कि मैंने मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कर ली है। अब पेरिफेरल बची हुई है जो कि मैं ना भी कर पाया तो कोई बात नहीं, फिर मैं मैक्रो की प्रायोरिटी एरिया को करूं, फिर मैं ट्रेड के प्रायोरिटी एरिया को करूं। और डेफिनेटली नोबडी स्टॉपिंग यू कि तुम पेरिफेरल ना करो या कुछ एक्स्ट्रा ना करो, बट पहले इंपॉर्टेंट और रिपीटेड करो। उस पेरिफेरल को करने का क्या फायदा कि अगर रिपीटेड छूट गया किसी भी सब्जेक्ट का, माइक्रो या मैक्रो का या ट्रेड का या ग्रोथ का, अगर आपका रिपीटेड छूट गया, तो यू विल क्राई फॉर दैट पेरिफेरल पार्ट, के आपको लगेगा मैंने तो इतना अच्छे से मुश्किल ग्रे एरिया क्वेश्चन पढ़ा भी और मेरा फायदा भी नहीं हुआ। तो ठीक है बेटा, तो एग्जैक्टली दिस हैपेंड विद मी, क्योंकि मैंने पिछले साल जब पढ़ाया तो मुझे लगा कि ये इतना सिंपल पेपर आया हुआ है, मैं मेहनत कर रहा हूँ ग्रे एरिया पे। तो व्हाट आई हैव लर्नड इज पहले प्रायोरिटाइज करो इजी वाले पार्ट को करके, और ग्रे एरिया को करो, लेकिन थोड़ा बाद में, पहले ये करो। अच्छा, अब ये देखो हमारे पीवाई क्यूज है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम इन पीवाई क्यूज को जल्दी जल्दी देखते चलते हैं।
जैसे जैसे कि मैंने बताया था आपको, पहले मार्शेलियन और वालरेशियन को देख लेते हैं, सामने ये खुल गया है तो चलो मार्शेलियन और वालरेशियन इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पता है, मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। मार्शेलियन में क्वांटिटी गेम है, वालरेशियन में प्राइस गेम है, दोनों का टाइम होराइजन एडजस्टमेंट का डिफरेंट होता है। मार्शेलियन स्लो प्रोसेस है, वालरेशियन स्पीडी प्रोसेस है, लाइक शेयर मार्केट, तो वहां पर प्राइसेस बहुत जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं, जबकि क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। वहां पर जो आपकी एक्सेस डिमांड और सप्लाई होती है उसे एलिमिनेट करता है प्राइस एडजस्टमेंट, ठीक है। आपकी प्राइस एडजस्टमेंट जैसे कि ज्यादा सप्लाई है, डिमांड एक्सेस सप्लाई है और आपका प्राइस पी डबल स्टार जा रखा है, तो नीचे आप आ जाओगे पी स्टार पे। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हो रही है थ्रू प्राइसेस हो रही है, ठीक है। जबकि मार्शेलियन में आपको पता है कि ये डिमांड कर्व होता है, ये सप्लाई है, तो अगर ये आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2 है, ये Q1 है, G बन गया है वैसे, तो G1 और G2 लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी हाई है डिमांड की, यानी ही इज विलिंग टू पे मोर, और आपकी कॉस्ट कम प्राइस पर आप सेल कर सकते हो, तो वाई वुड नॉट अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मोर, तो आपके इक्विलिब्रियम इधर जाएगा, ठीक है, यानी क्वांटिटी प्रोडक्शन और सेल इन द मार्केट विल इंक्रीज। तो यहाँ पर आपका क्वांटिटी से एडजस्टमेंट होगा, वहां पर वाई एक्सिस पे प्राइस से एडजस्टमेंट होगा, ये मोटा मोटा डिफरेंस है। और इसलिए होता है क्योंकि दोनों में टाइम फ्रेम डिफरेंट है, वो बहुत स्पीडी एडजस्टमेंट शॉर्ट रन को के छोटे छोटे इक्विलिब्रियम्स को रिफ्लेक्ट करता जाता है वॉलरेशन, जबकि मार्शेलियन जो है एक्चुअली में कभी इक्विलिब्रियम पे पहुंचता ही नहीं है, वो सिर्फ ग्रेविटेट करता है इक्विलिब्रियम पे, और वहां पर प्रोसेस स्लो इसलिए है कि प्राइसिंग एडजस्टमेंट होना आसान है, लेकिन क्वांटिटी एडजस्टमेंट होना फिजिकल वर्क को इन्वॉल्व करता है, टाइम लगता है चीजों को प्रोड्यूस करने में। जब आपको टाइम लगेगा प्रोड्यूस करने में तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट इनके बीच में डिफरेंस है, ये पार्शियल फ्रेमवर्क है। इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पार्शियल फ्रेमवर्क में जो इनपुट यूज हुआ होगा फाइनल गुड के प्रोडक्ट, ब्रेड के अंदर अगर फ्लोर यूज करा गया होगा तो फ्लोर के मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ब्रेड के प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटरकनेक्टिविटी है नहीं वहां पे, ठीक है, इसलिए इसे पार्शियल बोला गया है। एक गुड के बारे में देख रहे हैं, वॉलरेशियन जबकि पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंसिडर करके जनरल फ्रेमवर्क लेके चलता है कि सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को वो इम्पैक्ट करते हैं। तो ब्रेड की एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई होगी तो इनइक्विलिब्रियम होगा फ्लोर की मार्केट में भी, ये सारी चीजें एडजस्टमेंट थ्रू क्वांटिटी थ्रू प्राइस, मार्केट डे इक्विलिब्रियम कैन बी डिफरेंट देन नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा कौन कहता है, मार्शल कहता है, कि मार्शल ये कहता है कि मार्केट डे इक्विलिब्रियम अलग हो सकता है। मार्शल बेसिकली हमारा ये कहता है कि ये आपका नेचुरल इक्विलिब्रियम है, एक सप्लाई एक डिमांड, बेसिकली ज्योग्राफी में एनालॉजी में इसे कन्वर्ट करूं तो ये क्लाइमेट रिफ्लेक्ट करता है, क्लाइमेट एक एरिया का क्लाइमेट, बट एज दे से इन ज्योग्राफी व्हाट यू एक्सपेक्ट इज क्लाइमेट बट व्हाट यू गेट इज वेदर। तो इसमें होता क्या है कि ये नेचुरल इक्विलिब्रियम है, लेकिन हम इस इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे या नहीं, दिस इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। हम इस नेचुरल इक्विलिब्रियम पर ग्रेविटेट कर रहे होते हैं। शॉर्ट रन में क्या हो सकता है कि किसी शॉक की वजह से सप्लाई, मान लीजिए ट्रक ड्राइवर की हड़ताल हो गई, प्रोटेस्ट हो गया, तो सब्जी मंडी में वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल्स नहीं रीच हो पाई, तो उस दिन शॉर्टेज हो गई है सप्लाई की, तो सडनली प्राइसेस विल गो अप, ठीक है, बट दैट प्रोटेस्ट विल गेट ओवर विद टाइम, और उसके बाद फिर से नॉर्मल सप्लाई होगी, तो वो नेचुरल इक्विलिब्रियम को बेसिकली मार्शल जो है दो तीन तरीके से इक्विलिब्रियम को डिसाइड करता है, एक मार्केट डे, एक नेचुरल इक्विलिब्रियम। मार्केट डे शॉर्ट रन को रिफ्लेक्ट करता है और फिर ये दिखाता है कि कैसे हम नेचुरल की तरफ ग्रेविटेट होते हैं, बट पता है क्या है, कभी हम उस नेचुरल पर पहुंच नहीं पाते हैं। मार्शल इस चीज को भी बिलीव करता है, उसका रीजन ये कि हमेशा शॉक्स चलते रहते हैं, कभी डिमांड का शौक, कभी सप्लाई का शौक। फॉर एग्जाम्पल नवरात्रे अगर आ गए तो अनियन की डिमांड गिर जाएगी, ठीक है, ऐसे ही ये चलता रहता है। जबकि
नेचुरल इक्विलिब्रियम हमेशा एग्जिस्ट करता है, इसको वॉलरेशियन एक्सेप्ट करता है। फॉर वॉलरेशियन देयर इज ऑलवेज अ नेचुरल प्राइस इक्विलिब्रियम, उसके लिए कोई मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंसी ऑफ डेटा, अब ये सारी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, वॉलरेशियन जो है ये भी एज्यूम करता है कि जो नेचुरल इक्विलिब्रियम है ना, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जरूरी नहीं है ये नेचुरल इक्विलिब्रियम है। मार्शल ने तो ये मान लिया कि नेचुरल इक्विलिब्रियम, जिसकी तरफ हम ग्रेविटेट कर रहे हैं बट पहुंच नहीं रहे हैं। बट वॉलरॉस कहता है कि ये नेचुरल इक्विलिब्रियम अपने आप में चेंज होता रहता है, तो उसने उस नेचुरल इक्विलिब्रियम को कन्वर्ट कर दिया उसकी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि वॉलरॉस जो है, जो नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है ट्रक ड्राइवर के प्रोटेस्ट की, नवरात्रे की, लो डिमांड फॉर अनियन की, उस चीज को अपने मॉडल में अडेप्ट कर लेता है। तो जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसको वो कंसिडर करता है। डेटा कॉन्स्टेंसी नहीं होती है, डेटा कॉन्स्टेंसी मार्शल में होती है। इसीलिए आप ये देखोगे कि डेटा कॉन्स्टेंसी नहीं है तो वो नेचुरल प्राइसेस को कंसिडर कर सकता है। तो आपको अभी पता चल रहा, प्राइसेस की वेरिएबिलिटी को कंसिडर कर सकता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एडजस्टमेंट थ्रू प्राइसेस क्यों होती है वॉलरॉस में और क्यों नहीं होती है मार्शल में इसलिए नहीं होती है क्योंकि डेटा कॉन्स्टेंसी होती है। यहां पर किस लिए होती है कि डेटा कॉन्स्टेंसी नहीं होती है, शेयर मार्केट में जैसे रेलेवेंट न्यू रूमर्स और इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स जैसे चेंज होता रहता है, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी एज ए होल, उसके सारे वेजिटेबल्स के प्राइसेस, ब्रेड्स के प्राइसेस, हर प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। और वो ये कहता है कि ये जो चेंज वाले इक्विलिब्रियम प्राइसेस है ये सारे ही नेचुरल है। वो नई इंफॉर्मेशन को अडेप्ट कर रहा है अपने मॉडल में, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पा रहा है, क्योंकि उसका जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने वाला वेरिएबल है वो प्राइस है, और वो बहुत स्पीडी एडजस्ट होता है। लेकिन मार्शल के साथ ये दिक्कत है, मार्शल डेटा कॉन्स्टेंसी एज्यूम करता है और एक ही इक्विलिब्रियम को मान के बैठा हुआ है नेचुरल, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि नेचुरल इक्विलिब्रियम प्राइसेस इटसेल्फ कीप चेंजिंग, इसीलिए वहां पर क्वांटिटी से एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट देखो आप, वी नेवर रीचेस नेचुरल इक्विलिब्रियम प्राइस बट ओनली ग्रेविटेट्स टुवर्ड दिस। बट यहाँ पर क्या है, वी आर ऑलवेज ऑन नेचुरल इक्विलिब्रियम प्राइसेस थ्रू इंस्टेंट प्राइस एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर दो रिस्ट्रिक्शन और भी है, मैं अब आपको यहाँ पे समझा नहीं सकता क्योंकि ये पढ़ाने वाली बात हो जाएगी। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कंसीडर करता है मार्शल, और सेपरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। हल्का सा इंट्यूशन दे देता हूं, सेपरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसने सारी मार्केट्स को पार्शियल इक्विलिब्रियम फ्रेम में रखा है, पिज्जा को अलग रखा है और कोल्ड ड्रिंक को अलग रखा है। जबकि तुम जानते हो कि कुछ यूटिलिटी कंज्यूमर की पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक को एक साथ कंज्यूम करे तो ज्यादा बढ़ती है, सिनर्जी होती है उनके बीच में। क्योंकि इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क कंसिडर करना था तो दोनों की यूटिलिटी को सेपरेट रखा हुआ है, तो इसलिए सेपरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से आप कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेशन है वो डिमांड कर्व पर बेस्ड है, ये डिमांड कर्व पर, और ये डिमांड कर्व आपको पता है इसको इसको हम ये भी बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है तो आप विलिंग टू पे लेस प्राइस फॉर एवरी नेक्स्ट कोल्ड ड्रिंक। तो ये प्राइस में ही तो देख रहा है ना, मतलब पहली कोल्ड ड्रिंक के लिए मैं 10 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो यानी मेरे पास वो जो 10 रुपए हैं उनमें से सारे एक एक रुपए की कॉइन सेम यूटिलिटी है। अब अगली बार जब मैं सेकंड कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा हूं तो भी मेरे लिए 9 रुपीज अगर उसका प्राइस यूटिलिटी के अकॉर्डिंग में देने के लिए तैयार हूं, तो बाकी के जो 9 कॉइन्स है 1 2 3 4 5 6 7 9 सबकी यूटिलिटी सेम है। जबकि ऐसा होता नहीं है, रिच के लिए अगले 500 रुपए, करोड़पति के लिए नेक्स्ट 500 की यूटिलिटी उस बंदे से कम होगी जो एकदम पुअर है जिसके पास सिर्फ 100 रुपीज है। तो ये एक छोटा सा ग्लिच है, ये पॉइंट आप रिकॉल कर सकते हो कि मार्शल इस चीज को एज्यूम कर लेता है अपने फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करने के लिए, ये डिफरेंस है। फिर आप देखोगे अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म एंजॉयज मोनोपोली पावर विदाउट एंजॉइंग, तो पता है सबसे बेस्ट यही था कि आप इस क्वेश्चन को छोटा सा इंट्रोडक्शन दो मार्शल और वालरास का, और फिर आप टेबल बना दो और एकदम क्लियरली डिस्टिंग्विश करो, क्लियरली आप जो है डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करो। तो
प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी और बंदे को पता भी चलेगा कि दिस गाय इज नॉट फूलिंग अराउंड, उसको एग्जैक्टली डिफरेंस पता है। ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जो है सिंपल क्वेश्चन है, पेरिफेरल है, एक बार आया है, बट कर लेते हैं, जो जो हमारे सामने आते जाएंगे हम करते जाएंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली प्रॉफिट नहीं होता है, बट पावर होती है डेफिनेटली। वहां पर फ्री और एंट्री और एग्जिट प्रॉब्लम है। जब फ्री तो हाँ, पहले थोड़ा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ पढ़ाने की बजाय। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का आप एक छोटी सी डेफिनेशन देना, ठीक है, और फिर आप डायग्राम यूज करना। डायग्राम में आप एन्यूमरेशन कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 0 एन्यूमरेट करा है, क्योंकि प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है। ठीक है। और मोनोपोली पावर को आप P ग्रेटर देन MC ऐसे लिख के इसके साइड में यहाँ पे लिख सकते थे मोनोपोली पावर। ठीक है बेटा, यहाँ पर मोनोपोली पावर आप लिख सकते थे। मोनोपोली पावर लिखने से डायग्राम को देख के ही एग्जामिनर को पता चलता कि दिस गाय नोज व्हाट इज व्हाई द प्रॉफिट इज 0 एंड व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग मोनोपोली पावर इवन इन द डायग्राम। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कुछ फीचर्स बता देना, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। और एक और चीज आपको हमेशा याद रखना है, दिस मेक्स योर आंसर लुक गुड, और उसकी वैल्यू इंप्रूव होती है कि ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है ये एक्चुअली में डिफरेंस एग्जिस्ट कर भी सकता है और फैंसीड भी हो सकता है। फैंसीड का मतलब है देयर इज नो डिफरेंस इन यूटिलिटी ऑफ पेप्सोडेंट एंड कोलगेट, बट पेप्सोडेंट promotes its toothpaste as effective in I mean टूथ की कैविटी को प्रॉब्लम रोकने के लिए या दांतों की सड़न को रोकने के लिए, बट कोलगेट प्रमोट्स फॉर इट्स सॉल्ट के वो मजबूत बनाता है दांत को, कैल्शियम बढ़ाता है। एंड क्लोजअप, हमेशा आप ऐड देखोगे बॉयज एंड गर्ल्स का, कॉलेज गोइंग का, वो माउथ की फ्रेशनेस पर फोकस करते हैं। इसी तरीके से पतंजलि को आयुर्वेदिक का टैग दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली सारे के सारे एक ही है नेचर में, कैरेक्टर में, और उनकी जो यूटिलिटी है सेम है, बट स्टिल everyone is differentiating itself on the basis of certain superficial properties, and to reflect those properties they are what they are doing, incurring high selling cost and advertisement cost। अब ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये जो कॉस्ट कर्व होता है, इस कॉस्ट कर्व के अंदर ना सिर्फ वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के अंदर ना सिर्फ वो आपके स्केल्स प्लांट साइज बढ़ते जाते हैं और एवरेज कॉस्ट गिरती जाती है, इस एवरेज कॉस्ट के अंदर एक नई कॉस्ट भी आ गई है जो है सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। तो आपको पता चलेगा, एक इंट्यूशन बता रहा हूं जो बुक्स में लिखी नहीं होती, आपको पता चलेगा कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 0 क्यों है इनका, इवन दो दे आर चार्जिंग प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि जिस चीज से इन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट करा और उससे इनकी एक्स्ट्रा सेल हुई होगी, वो चीज फ्री नहीं थी, वो चीज मार्केटिंग थी। तो मार्केटिंग की कॉस्ट वो प्रॉफिट खा गया। दिस इज इंट्यूशन, बट ये इंट्यूशन आप छोटी सी 1-2 लाइन में लिख सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको जो बाकी सब लोग लिखते हैं, बुक्स में लिखी होती है इंट्यूशन, पहले वो लिखनी है, बिकॉज ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप बाद में लिख सकते हो। ठीक है। इनको प्रायोरिटाइज करोगे तो बाकी लोगों को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो आपको पहले तो नॉर्मली पॉइंट लिखना है एंड ये सिर्फ एक एड ऑन करना है। इसमें क्या है कि फ्री एंट्री और एग्जिट होती रहती है, तो हमारा ये जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता रहता है, जब तक शिफ्ट होता रहता है जब तक टेंजेंट ना हो जाए एवरेज कॉस्ट कर्व के साथ। ओके। और यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपकी कंपटीशन एलिमिनेट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन 2 वर्ड से बना है, मोनोपोली और कंपटीशन। अब कंपटीशन आ गया तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। और एंट्री आपको पता है कब तक होती रहेगी, जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो अट्रैक्ट होती रहेगी, और या फिर लॉस हो रहा होगा तो एग्जिट होती रहेगी। सो इन इक्विलिब्रियम दिस थिंग विल गेट स्टेबलाइज ओनली व्हेन द प्रॉफिट विल बी 0। और प्रॉब्लम ये है क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, तो प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से हायर होगा,
ये आपकी मोनोपोली पावर को रिफ्लेक्ट कर रही है. सो दिस इज हाउ वी कैन स्टेट दैट even though monopolistic competition is earning monopoly having monopoly power, but still not able to achieve monopoly profit. ये इनकी फिर से डिफरेंस टेबल में प्रेजेंटेशन में कर सकते हो. देर आर मैनी वेज यू कैन राइट दिस आंसर. जैसे एक स्टूडेंट का मैं दिखाऊंगा तो उन्होंने अलग तरीके से लिखा हुआ है यही क्वेश्चन, बट यहाँ पर मैंने टेबल बना रखी है कि एलिमेंट्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कौन से हैं. ये डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो गया है. सो दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट होमोजीनियस, एग्जैक्टली सेम नहीं है. चाहे उन्होंने जबरदस्ती आपकी साइकोलॉजी को प्ले करके उसे डिफरेंशिएट करा हो और टेक्निकली वो एग्जैक्टली सेम हो, बट स्टिल दे आर सेम. ओके. फिर आपका जो है एलिमेंट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर है. परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मींस द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर नॉट होमोजेनियस but rather distinguished from each other. Style, design, these differences can be real or fancied. This differentiation in product ensures the firm is not a price taker. ये चीज डिफरेंशिएशन जो उन्होंने क्रिएट करी मार्केट में, माइंड में लोगों के, वो चीज उनको एक एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करने के लिए पतंजलि को एम्पावर करती है, बिकॉज ही इज टारगेटिंग द वेजिटेरियन पीपल, those who believe in more in Ayurveda and herbal things. So he is targeting those customers and creating a fancy in their minds that it is totally Ayurvedic, natural. So nature enthusiast people will get attracted to that. But in actual sense, nobody knows what is happening and which element could be used in production of that toothpaste, which might not be vegetarian. So or Ayurvedic. Ayurveda based. Recently, a news came and we found that some component or ingredient was used or being used in manufacture of Patanjali, which is against Ayurvedic properties. So ये इस तरीके से काम करता है. ठीक है. फिर नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व है इन मार्केट जस्ट एज इन केस ऑफ मोनोपोली. ठीक है. लेकिन साथ में एक पॉइंट आपको और स्टेट करना है कि बहुत स्टीपर नहीं है, फ्लैटर है. क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है. सो देर इज चॉइसेस, लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस. सो पेप्सोडेंट पतंजलि कैन रेज द प्राइस बट नॉट टू अ वेरी लार्ज सिग्निफिकेंट लेवल, क्योंकि फिर कस्टमर क्या करेगा? स्विच करना शुरू कर देगा. तो फ्लैटर है, बहुत ज्यादा स्टीपर नहीं है. अब बेटा ये चीजें मैं सारी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि देखो ये पीवाईक्यू की क्लास है, तो मेरे को मेन मेन आंसर ही बताने होंगे, अदरवाइज हम एक दो टॉपिक पर ही एंड कर जाएंगे. तो बेसिकली आपको ये करना था, इसमें ये बताना था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो होता नहीं है, जीरो होता है. एंट्री एंड एग्जिट उसे एलिमिनेट कर देती है. बट आपका मोनोपोली पावर होती है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट से हायर होता है प्राइस. परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है. बट जब भी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा ऐसा नहीं होगा. और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व किससे क्रिएटेड है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से क्रिएटेड है. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं है? एंट्री एंड एग्जिट की वजह से नहीं है. उसके नीचे जाओ ना जरा, तो हर फर्म ने अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करके डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया है, लेकिन उस चीज की कोई कीमत है, वो फ्री में नहीं हो गया है. और वो जो कीमत है वो मार्केटिंग है, वो सेलिंग कॉस्ट है, और वो सेलिंग कॉस्ट इस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करके अंदर इंक्लूडेड है. तो अल्टीमेटली होता क्या है? इवन दो यू आर बीइंग एबल टू अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बट दैट कम्स ओनली विद अ प्राइस. सो एट द सेम टाइम यू आर क्रिएटिंग some product for which you are charging higher price, but at the same time that power of charging higher price comes with a selling cost, so that gets neutralized. ये एक हिडन और इंट्यूटिव रीजन है जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड कई बुक में दिखाई देगा, बट अगर आप कुछ सोनिस पढ़ोगे तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद देखो नया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन. मैं ज्यादा टाइम ना लेके सिर्फ ये एक एग्जांपल बताता हूँ, और इसको देखो आप. ट्रेजेडी ऑफ कॉमन को क्लासिक केस ऑफ कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है. तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नैलिटी वर्ड इस क्वेश्चन में यूज होना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करने वाला है सब काव ओनर्स के लिए.
ठीक है, तो यू मस्ट यूज दिस कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी वर्ड इसके अंदर, और सोशल वेलफेयर वर्ड इसके अंदर यूज होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जिसमें पूरे के पूरे विलेज के सोशल वेलफेयर को आप रिड्यूस करते हो एज एन इंडिविजुअल ड्यू टू creating by creating consumption externality for others. And why? Because you do because you consider a resource as common and try to exploit it without optimizing. तो ये प्रॉब्लम आपका ट्रेजेडी ऑफ कॉमन करवाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो ये देखो हाल्वेरियन का एग्जांपल है, आपने कहीं और से पढ़ा हो तो कहीं और का एग्जांपल ले सकते हो। हाल्वेरियन में क्या होता है कि एक एग्जांपल दिया गया है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन का, जो कॉमन ग्राउंड है विलेज का, ग्रासलैंड, उस ग्रासलैंड पे बहुत सारी काउज जो हैं ग्रेज कर सकती हैं, और कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो इंडिविजुअल प्लॉट नहीं है किसी का। तो अब प्रॉब्लम क्या स्टेट करती है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी रिसोर्स की। ये ना होती अगर किसी एक इंडिविजुअल का होता, तो जो इंडिविजुअल होता वो ऑप्टिमाइज करता, उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था पूरे के पूरे उस रिसोर्स के बेसिस पे। तो वो क्या करता, इतनी नंबर ऑफ काउस को परचेज करता जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू यानी मिल्क की टोटल वैल्यू मैक्सिमम होती, और कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस लार्जेस्ट होता और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता। बट ऐसा नहीं होगा जब कॉमन चीज होगी, वो जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन होगी। तो इसको एक एग्जांपल से उन्होंने ना मैथमेटिकली स्टेट करा हुआ है, तो इंट्यूशन थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो देखो केस 1 और केस 2 देखो, ठीक है बेटा। केस 1 है मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द एंटायर विलेज, और मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल वेलफेयर। तो आपके ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द एंटायर विलेज के अकॉर्डिंग अलग क्वांटिटी कंजम्पशन आ रही है, और इंडिविजुअली जब आप अपने फायदे के सोच रहे हो तो एक क्वांटिटी की जो कंजम्पशन है वो अलग आ रही है। और ऑब्वियसली इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ऐसा कंजम्पशन कर रहे हो ग्रासेस की विद योर काउ, काउ की हेल्प से आप काउ को ग्रेज करा रहे हो एक्स्ट्रा, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ विलेज इज नॉट गेटिंग मैक्सिमाइज। सो आप देखो ये मैक्सिमाइज करा हुआ है। ये एफ ऑफ सी क्या है, ये ना वैल्यू है किसकी, मिल्क की, रेवेन्यू, और ये किस पर बेस्ड है, सी पर। सी क्या है, काउ, नंबर ऑफ काउस। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ काउस राइज होती जाएगी, हमारा वैल्यू उसमें से मिल्क जितना आएगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा। और ए जो है ना, ए जो है कॉस्ट है किसकी, काउ को बाय करने की। एफ ऑफ सी बी द वैल्यू ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड इफ सी काउज आर ग्रेज्ड ऑन द ग्राउंड, देन मिल्क प्रोड्यूस्ड पर काउ कितना होगा बेटा, सारे के सारे टोटल की काउ के, पूरे विलेज के काउज ने जितना मिल्क प्रोड्यूस करा वैल्यू, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ काउस, तो पर काउ वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखो अगर ओवरऑल वेलफेयर बढ़ाना होता तो मैं क्या करता, ये मेरी है ए कॉस्ट और ये मेरी नंबर ऑफ काउस, तो मैं इसे मैक्सिमाइज करता। मैक्सिमाइज क्या करता, ये है मेरा रेवेन्यू और ये है मेरी कॉस्ट, ये मेरा टोटल रेवेन्यू एफ ऑफ सी। अब मैं मैक्सिमाइज करता और क्या होता, एफ डैश सी, और डिफरेंशिएट करता ए सी को, सी गायब हो जाता, 1 हो जाता, और मेरे पास आता ए। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इंडिविजुअल क्या करेगा, इंडिविजुअल अलग तरीके से सोचेगा। यहां पर मैंने ना मार्जिनली देखा, जो मेरी कॉस्ट आ रही है काव को इनकर करने की, लेट से 10 रुपए, तो मैं नंबर ऑफ काव्स को बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा। मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं, ये मार्जिनल 1 मोर काव को लाने से प्रोडक्ट कितने से बढ़ा। तो अब मार्जिनल प्रोडक्ट अगर 9 है और कॉस्ट 10 है, मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर मैं मॉनेटरी वैल्यू दे दूं तो बेटा आप काव नहीं परचेज करोगे। बट अगर मार्जिनल प्रोडक्ट 11 है और काव की कॉस्ट ए 10 है, तो आप नंबर ऑफ काउस परचेज इंक्रीज करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप मार्जिनल प्रिंसिपल पर आप काम करोगे जब आपको ओवरऑल वेलफेयर बढ़ाना है।
ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, यही तो करते थे हम, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इवन इन द परफेक्ट कंपटीशन और इन द मोनोपोली एज ए मोनोपोली, ठीक है। लेकिन जब इंडिविजुअल स्त्री को डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है एक और काव को लाने का, उसे तो एवरेज प्रोडक्ट से मतलब है। तो जब तक एवरेज प्रोडक्ट जो है काव की कॉस्ट के बराबर नहीं होता है, नंबर ऑफ काउस परचेज होती जाएंगी। अब क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज हर काव का, तो हर काव उतना ही मिल्क की वैल्यू दे पा रही है जितनी उसकी कॉस्ट है, तो प्रॉफिट बचा ही नहीं पूरे गांव में। लेकिन ऊपर वाले केस में आप मार्जिनल देख रहे थे, पहली काव जब खरीदी 100 मार्जिनल प्रोडक्ट था, कॉस्ट 10, दूसरी खरीदी 90 था, कॉस्ट 10, सरप्लस आ रहा है ना, 100 माइनस 10 90, फिर दूसरी में 90 माइनस 10, और आप ये डिसीजन करते चले गए कब तक, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट और कॉस्ट बराबर नहीं हुई। तो ये वाली चीज जो है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन क्रिएट कराती है। जब आप इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज करते हो तो होता क्या है कि एज एन इंडिविजुअल जब अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो तो होता क्या है कि एवरेज प्रोडक्ट आप पूरे के पूरे गांव की या विलेज की काउस का गिरा देते हो और उससे आपका सरप्लस खत्म हो जाता है। इसको डायग्राम में दिखाया जा सकता है, देखो ये सप्लाई नहीं है, एक्चुअली नोट्स में लिखा हुआ है ये सरप्लस फॉर विलेजर है, ठीक है बेटा। तो सरप्लस कब होता, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट को आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ए है, ठीक है, ये ए कॉस्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको अगर हम मिल्क के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें या 1 ही ले लें मिल्क का प्राइस, तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बन जाएगा। और ये हर काव को परचेज करने की मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट जो है इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो आपने जब मार्जिनल प्रिंसिपल लगाया एज ए वन पर्सन कि मैं गांव का सरपंच हूं और मैं डिसाइड करूंगा कि कितनी नंबर ऑफ काउस को ग्रेस कराना है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, मुझे राइट दे दिया प्रॉपर्टी का। अब वो प्रॉपर्टी कॉमन नहीं है, सो व्हाट आई वुड डू इज, मैं इस तरीके से ऑप्टिमाइज करूंगा कि एम आर इक्वल टू एम सी है और इतनी क्वांटिटीज यानी काउस की परचेज करूंगा कि काउ का मार्जिनल रेवेन्यू, ये ग्रीन वाला कर्व यहाँ पर इक्वल टू इसकी मार्जिनल कॉस्ट, और ये एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज रेवेन्यू ए आर करवा रहा होगा, ठीक है, और इसकी वजह से ये आपका प्रॉफिट होगा। बट जब मैं ऐसा नहीं करूंगा और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन है, इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी राइट नहीं है, तो सारे लोगों ने ऊपर क्या किया, तब तक काव परचेज करते रहे इंडिविजुअली जब तक एवरेज रेवेन्यू, और यहां पर आपने काव्स की बाइंग ज्यादा कर ली। अब ये क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन C2 स्टार माइनस C1 स्टार इज over exploitation of common property due to overbuying of cows, and this is what tragedy of common is. And as an individual, when I am making decision, I am creating a negative externality for those people, those other people who have bought the cows earlier, क्योंकि अब उनकी काव को ग्रेजिंग कम मिल रही है और मिल्क प्रोडक्शन ग्रेज पर डिपेंड कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा खाने वाले होंगे ग्रेजिंग करने वाले, सब काउस के पर कैपिटा कंजम्पशन कम होगी, मिल्क की प्रोडक्शन कम होगी। तो ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन का वैसे टाइम बहुत वेस्ट किया इस पे, लेकिन जब एक्सप्लेन करने लगते हैं तो पता नहीं चलता है क्या कहाँ रुके क्या करें। अब देखो ये चैम्बरलिन का अब आपका रिपीटेड थीम आया है, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए, अब ये रिपीटेड थीम है। चैम्बरलिन uses planned sales curve to explain equilibrium of a firm and group when entry of firm is permitted। अब ये चैम्बरलिन मॉडल आपको कुर्सोनिसिस में ही अच्छा मिलता है, आप वहां से करते तो आपको ये समझ में आता कि प्लान्ड सेल्स कर्व क्या होता है और एक्चुअल सेल्स कर्व क्या होता है। तो एक्चुअल सेल्स कर्व और प्लान्ड सेल्स में डिफरेंस है। अब चैम्बरलिन ने इस्तेमाल करा है प्लान्ड सेल्स कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म एंड अ ग्रुप व्हेन एंट्री ऑफ फर्म इज परमिटेड। तो ये चैम्बरलिन मॉडल पर क्वेश्चन बेस्ड है बेटा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक क्वेश्चन कर सकते हैं
तो आपको मैंने दिखाया था, रिपीटेड है ये। एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो इससे हमें काफी कुछ पता चलेगा। इसका ये एक पॉपुलर डायग्राम है जिसके अंदर थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम है, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये वाले जो कर्व हैं, ये ब्लैक वाले स्मॉल डी डी वाले, ये प्लान्ड सेल्स कर्व हैं, ठीक है बेटा। और ये जो डी बड़े वाले हैं, ये एक्चुअल सेल्स कर्व हैं, या एक्चुअल डिमांड कर्व भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये मॉडल अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको ऊपर एक ये बनाना था प्लान्ड सेल्स कर्व, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना था कि व्हाट चैम्बरलिन मॉडल इंट्रोड्यूस इंडिविजुअल्स फर्म्स डिमांड कर्व आल्सो नोन एज प्लान्ड सेल्स कर्व विच इज हाईली इलास्टिक। इलास्टिक क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और ये इस एजम्पशन पर बेस्ड हैं। ये प्लान्ड सेल्स कर्व इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि बाकी लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि एक प्राइस कंपटीशन होता है इनके बीच में, और जो चैम्बरलिन की एक्सेस कैपेसिटी है वो ट्रेडिशनल एक्सेस कैपेसिटी से कम हो जाती है, ठीक है। और ये प्राइस कंपटीशन इंश्योर करता है कि एक्सेस कैपेसिटी ज्यादा ना हो। ये प्राइस कंपटीशन आपको जो स्टार्ट होता है E2 इक्विलिब्रियम से, आपको फाइनल इक्विलिब्रियम E3 या कैपिटल E से डिनोट किया है, यहाँ पर लेके जाता है। और इनिशियली मार्केट थी यहाँ पर देखो आप, ये एक्चुअल डिमांड करता E1, और इसके नीचे देखो एवरेज कॉस्ट। तो ये बेटा बहुत बड़ा क्या है डिफरेंस इनके बीच में? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो नई फर्म्स आएंगी, सबके लिए शेयर घटेगा, और फाइनली हम इस डिमांड कर्व पे आएंगे E2 पर। अब यहाँ पर क्या है बेटा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 0 है। बट ये गेम यहाँ पर एंड नहीं होता है। यहाँ से प्लान्ड सेल्स कर्व अपना काम करना शुरू करता है। प्लान्ड सेल्स कर्व क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिविजुअल फर्म, ये जो डी पॉइंट, ये जो E2 इक्विलिब्रियम है ना बेटा, ये सिर्फ फर्म को नहीं दिखा रहा है, पूरी इंडस्ट्री को दिखा रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हीरोइक अजम्पशन ली गई है चैम्बरलिन मॉडल में। हीरोइक अजम्पशन क्या ली गई है कि सेम इलास्टिसिटी हर प्रोडक्ट के लिए, पेप्सोडेंट के लिए सेम इलास्टिसिटी, पतंजलि के लिए सेम इलास्टिसिटी, क्लोजअप के लिए सेम इलास्टिसिटी, सब प्रोडक्ट के लिए डिमांड इलास्टिसिटी सेम है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि देश के अंदर अगर 100 टूथब्रश करने वाले लोग हैं तो 10 कंपनियां हैं, तो सब में 10 कस्टमर बटे हुए हैं, ठीक है। एक और हीरोइक अजम्पशन, सबका ना कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम है। तो ये सारी हीरोइक अजम्पशन ली क्यों गई है? ताकि एक ही जगह पे, एक ही डायग्राम में ना सिर्फ फर्म का इक्विलिब्रियम दिखाया जाए, पूरी इंडस्ट्री का दिखाया जाए। एक फर्म का दिखाऊं तो सबका दिखाई दे, ठीक है। इसीलिए ये हीरोइक अजम्पशन ली गई है, और इसी पर उन्होंने ना क्वेश्चन ट्विस्ट करके कई बार पूछा गया है। एक ही डायग्राम में सब दिखाना था, क्योंकि यहाँ पर अदरवाइज आप एक स्टेटमेंट सुनोगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मॉडल के लिए कि हियर एवरी फर्म इज एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। और ऐसा क्यों? क्योंकि सबके प्रोडक्ट होमोजीनस नहीं है, तो सबका प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, तो सबका प्राइस भी डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि सबकी कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। किसी ने रिसर्च पर, पेप्सोडेंट ने पैसे ज्यादा यूज करे हैं, तो किसी ने प्रमोशन पर ज्यादा, एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा करे हैं, तो सबके कोस्ट स्ट्रक्चर अलग है। तो इसीलिए उन सबका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी अलग है। हो सकता है हमारे देश में पतंजलि की सेल ज्यादा हो, उसके पास 20 टूथपेस्ट हो, और पेप्सोडेंट के पास केवल 10 हो, तो वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे किसकी ज्यादा है? पतंजलि की। वो ज्यादा इनइलास्टिक और ज्यादा प्रेफरेबल है, और उसके लिए हम हायर प्राइस देने के लिए तैयार है, तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस डिफरेंट होगा और क्वांटिटी सेल डिफरेंट होगी देन पेप्सोडेंट। बट ये प्रॉब्लम क्रिएट होती तो हम एक डायग्राम में नहीं दिखा पाते। इसीलिए हमने क्या करा, सारे फॉर्म्स की इलास्टिसिटी को सेम माना, और सेम मानने के बाद हमने क्या करा, सबका इक्विलिब्रियम प्राइस सेम आएगा, क्योंकि कॉस्ट भी सेम है, डिमांड भी सेम है। तो ये ट्रिक हीरोइक अजम्पशन पर क्वेश्चन आता है, और ये ट्रिक इसने खेली हुई है कि ये जो
बड़े वाला डीडी डिमांड कर्व है, ये एक्चुअल डिमांड कर्व और एक्चुअल सेल्स डिमांड कर्व जो कि सबका सेम है। तो इस E2 इक्विलिब्रियम पर एक्स क्वांटिटी और ये प्राइस सारी फर्म्स एक साथ दे रही हैं, सारी फर्म्स एक साथ इस प्राइस पर सेल कर रही हैं और सब इतनी ही क्वांटिटी दे रही है एक्स। यानी इंडस्ट्री की टोटल क्वांटिटी अगर सोल्व करनी है तो n इंटू एक्स कर दूं, 10 फर्म है और x अगर 10 है तो 100, और अगर ज्यादा है तो ज्यादा हो जाए। ठीक है, कुल मिला के ये E2 इक्विलिब्रियम आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है फर्म को भी, इंडस्ट्री को भी। अब प्लांट सेल्स कर यहाँ पर कैसे काम करता है इसको देखना है आपको। प्लांट सेल्स कर क्या काम करता है बेटा, ये मायोपिक एक एजम्पशन ली गई है कि हर फर्म मायोपिक है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट रन्स के इक्विलिब्रियम बने हुए हैं और सारे शॉर्ट रन्स के इक्विलिब्रियम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और इसके लिए इसकी वजह से हो क्या रहा है, क्योंकि हर एक फर्म मायोपिक है तो वो ये सोचती है कि ये प्राइस पर मैं इतनी क्वांटिटी सेल करती हूँ एक्स, तो क्यों ना मैं प्राइस थोड़ा सा घटा दूं तो मेरी सेल x2 बढ़ जाएंगी। ये मेरी प्लानिंग चल रही है और मैंने ये करते वक्त ये नहीं सोचा कि बाकी लोग भी कॉम्पीट करेंगे मुझे और वो भी प्राइस घटा देंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि देश में 100 कस्टमर हैं और मेरे पास 10 हैं, तो क्यों ना मैं पेप्सोडेंट से प्राइस नीचे कर दूं पतंजलि और मेरे पास 20 कस्टमर हो जाएंगे। तो ये मेरी प्लानिंग है, बट क्या ये कन्वर्ट हो पाएगी? चैम्बरलिन ये कहता है ये कन्वर्ट नहीं हो पा रही क्योंकि कंपटीशन इज अलाउड, प्राइस कंपटीशन इज देयर, सो एवरीवन विल रिड्यूस द प्राइस। तो एवरीवन विल रिड्यूस द प्राइस, पेप्सोडेंट भी कर देगा अपने कस्टमर को सेव करने के लिए, तो सारे के सारे ना प्राइस रिड्यूस कर देंगे। ठीक है बेटा, सारे के सारे प्राइस रिड्यूस कर देंगे। तो जो मैं 10 से 20 कस्टमर बनाने के चक्कर में था वो 20 नहीं बनेंगे, बट वो थोड़े से इंक्रीज जरूर होंगे। इसीलिए आप देखोगे X1 ये थोड़े से इंक्रीज इसलिए हुए क्योंकि नए 20 कस्टमर आ गए। पहले 100 ही टूथब्रश करते थे क्योंकि अब टूथपेस्ट सस्ते हो गए हैं, तो जो दातुन करने वाले लोग थे उन्हें लगा कि अब अफोर्डेबल हो गया टूथपेस्ट, क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने प्राइस गिरा दिया है, तो वो नए बंदे आ गए और अब वो बराबर बराबर बट गए। तो पता चला कि प्लानिंग करी थी यहां पर कस्टमर बढ़ाऊंगा, लेकिन एक्चुअली में मिले कितने X1, और ये बंदा सुधरेगा नहीं। अगले साल फिर यही प्लांट सेल्स कर पर प्लानिंग करेगा कि मैं और प्राइस रिड्यूस करूं और एक्स्ट्रा कस्टमर ले लूं, बट ये हमेशा अपने आप को कहां पर पाएगा? इस कर्व पर पाएगा बेटा, इस कर्व पर हमेशा अपने आप को पाएगा, इस कर्व पर, इस कर्व पर हमेशा इस कर्व पर आ जाया करेगा। तो ये जो एक्चुअल डिमांड कर्व है ये लोकस पॉइंट से बना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिमांड कर्व के। ठीक है, तो ये कंपटीशन, ये प्लान्ड सेल्स कर्व यूज होता है इस चैम्बरलिन मॉडल में इस इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए, क्योंकि बार बार वो प्राइस रिड्यूस करता है, दूसरे लोग भी नेम नहीं है प्राइस रिड्यूस करते हैं, अपना मार्केट शेयर प्रिजर्व करते हैं और कंपटीशन उन्हें लोअर प्राइस पर आने के लिए फोर्स करता है और हायर क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स करता है। और ये गेम तब तक चलता रहता है जब तक ये नए इक्विलिब्रियम ई पर ना आ जाए। इसीलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है चैम्बरलिन मॉडल में व्हेन देयर इज प्राइस कंपटीशन। अगर आप प्राइस कंपटीशन को रोक दो तो आपका इक्विलिब्रियम यहां पर भी आ गया है एक। सोचो ये लोग कोऑपरेट कर लें और कोई भी एक दूसरे को डिच ना करे, प्राइस रिड्यूस ना करने की कोशिश करे, तो ये इक्विलिब्रियम एक्स पर स्टक हो जाएगा और यहां पर बहुत लो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है देन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ क्वांटिटी, और ये एक्सेस कैपेसिटी है। चैम्बरलिन कहता है कि ये एक्सेस कैपेसिटी नहीं है क्योंकि प्राइस कंपटीशन इज अलाउड एंड देयरफॉर वी रीचेस दिस इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम में और इस इक्विलिब्रियम में डिफरेंस बहुत कम है, और ये जो है इतनी ज्यादा एक्सेस कैपेसिटी नहीं है क्योंकि प्राइस भी क्लोजर आ गया है परफेक्ट कंपटीशन के और क्वांटिटी भी क्लोजर आ गई है, और ये थोड़ी सी सोशल कॉस्ट जो है इसको आउटवे कर देती है सोशल बेनिफिट फ्रॉम सोशल बेनिफिट कस्टमर्स डिराइव फ्रॉम चॉइसेस दे हैव, फ्रॉम डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट दे हैव,
सोचो एक ही एम्बेसडर कार चलती रहती तो अब अलग अलग डिजाइन की अलग अलग फैशन की कारें हैं। तो ये क्वेश्चन को अब थोड़ा सा देखो, हाउ चैम्बरलिन यूजेस प्लान्ड सेल्स कर्व टू एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म एंड अ ग्रुप व्हेन द एंट्री ऑफ फर्म इज अलाउड। तो आपको बड़ा आसान समझ में आएगा, बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हीरोइक अजम्पशन लिखी हुई है, स्टेट करा हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा है पहले, चैम्बरलिन मॉडल है क्या, फिर ये आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हीरोइक अजम्पशंस है, ये जिसकी वजह से वो ग्रुप एंड अ फर्म इन सबको एक साथ दिखाने में सक्सेसफुल रहता है, वो हीरोइक अजम्पशन है कि कॉस्ट कर्व्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ग्रुप। ठीक है, बहुत डिमांड डिमांड भी, यानी इलास्टिसिटी भी रही होगी डिमांड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो तो, द रोल ऑफ इनकम एंड सब्सटीट्यूशन। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, 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 यस सर, आ रही है। कर पा रहे हो? ओके, समझ में आ रहा है बेटा सबको? आ रहे हैं, आ रहे हैं सर। एक चीज देखो ना, वो हम्म, देखो अब ये क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन वन को देखो, एक्सप्लेन ब्रीफली चैम्बरलिन कंसेप्ट ऑफ एक्सेस कैपिटल लिख दिया, एक्सेस कैपेसिटी था। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन इनएफिशिएंसी एंड सोशली अनडिजायरेबल एस्पेक्ट। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये करेंगे अभी। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट लीड्स टू एक्सेस कैपेसिटी अंडर प्राइस कंपटीशन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो 2018, डज अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट लीड टू एक्सेस कैपेसिटी अंडर प्राइस कंपटीशन? नहीं, क्योंकि वो एक्सेस कैपेसिटी चैम्बरलिन कंसिडर नहीं करता। वो कहते हैं अब कहाँ पे एक्सेस रहा, आप बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच गए हो क्वांटिटीज की तरफ, और बहुत ज्यादा आपका प्राइस रिड्यूस हो गया है, तो एक्सेस कैपेसिटी इसलिए नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस एक्सेस कैपेसिटीज में हमारी जो सोशल कॉस्ट है वो बहुत मिनिमल है, और सोशल बेनिफिट चॉइसेस से जो आता है डिराइव करते हैं, कंजम्पशन, यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर्स, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे कि ये क्वेश्चन एकदम वहीं से बनता है, इंट्यूशन समझनी है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म एंजॉय, अच्छा ये फिर हो गया, हाउ चैम्बरलिन यूजेस प्लान्ड सेल्स कर्व टू एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म एंड अ ग्रुप व्हेन एंट्री ऑफ, यही सेम क्वेश्चन हमने करा है। सपोज एन इंडस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड, देयर आर मैनी फर्म, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ईच प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ईच फर्म इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ इट्स एक्शन ऑन डिसीजन टेकन बाय अदर फर्म्स। ये क्या हो रहा है, ये प्लान्ड सेल्स कर्व की बात हो रही है, मायोपिक बिहेवियर की, कि मैं ये सोच रहा हूं मैं अपने प्लान्ड सेल्स कर्व पे रहूंगा और बाकी रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सब करते हैं, और जब करते हैं तो वो प्राइस कंपटीशन की वजह से हमारी एक्सेस कैपेसिटी, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट बताते हैं, वो एलिमिनेट होती है। न्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग द क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म कैन एंटर द मार्केट, यानी एंट्री एग्जिट भी अलाउड है, लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैं, और प्लान्ड सेल्स का भी काम आ रहा है। तो क्या है ये मॉडल, ये चैम्बरलिन मॉडल है, जो कि इन्होंने हिंट देके एक्सप्लेन करा है, नाम नहीं लिया है। देन डिराइव द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म एंड ऑफ द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री उसी डायग्राम में रिफ्लेक्ट करनी है, तो हीरोइक अजम्पशन सारी वगैरह स्टेट करनी है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, डज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट लीड टू एक्सेस कैपेसिटी अंडर प्राइस कंपटीशन, ये फिर वो बता दिया है। तो चलो ये टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए हैं, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे वालों में देखते हैं कौन सा, आप अपना लेबर सप्लाई कर करते हैं। ठीक है, लेबर सप्लाई कर करते हैं। आई थिंक बहुत टाइम लगेगा ये सब डिस्कस करने में, लेकिन कर देंगे डिस्कस, अगर तुम बैठे रहोगे तो। और एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा जो मुझे लग रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, बार बार आता है, तुमने देखा है। द रोल ऑफ इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज क्रूशियल इन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर व्हेन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वेजेस। तो
यहाँ पे एक चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये वेजेस जब कह रहे हैं ना, एग्जामिनर को अच्छे से कहना चाहिए था रियल वेजेस, लेकिन वो भूल गया होगा, या वो आपको चाहता है कि प्राइसेस को आप कांस्टेंट एज्यूम करो तो रियल वेजेस ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि कोई बच्चा बोले कि वेजेस लिखी है तो ये रियल वेजेस ही है उसका मतलब, क्योंकि अदरवाइज लिखा होता डिफरेंट प्राइसेस पे, तो प्राइसेस के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, तो जब वेजेस नॉमिनल चेंज होगी तो वो रियल वेज चेंज होगी, ठीक है बेटा। क्योंकि प्राइसेस के बारे में कुछ कहा नहीं है तो वी विल एज्यूम इट एज कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि रोल ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताना है हमें कि लेबर सप्लाई कर डेराइव कैसे होता है, वो बैकवर्ड बेंडिंग क्यों है, और फिर हमें ये भी बताना है कि अगर उस पर टैक्स इंपोज करा गया है वेजेस पे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो, मैं जल्दी से बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब इनकम इफेक्ट को सब्स्टिट्यूट करता है, डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हमें अपवर्ड स्लोपिंग मिलता है लेबर सप्लाई का, ठीक है। और जब इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है तो हमें बैकवर्ड बेंडिंग मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्प्लिसिट अजम्पशन होती है, जो लेजर है वो नॉर्मल गुड है, और जो कंजम्पशन है वो नॉर्मल गुड है, और जो लेबर है वो इंफीरियर गुड है। ये एक इम्प्लिसिट अजम्पशन है जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग, लेकिन अगर हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें और इसको चेंज कर दें तो पूरा का पूरा मॉडल और ये कर्व उल्टा बन सकता है। अगर मैंने ये बोल दिया लेबर इज नॉर्मल गुड, लेबर करना लोगों को पसंद है, अभी हम क्या मान रहे हैं वो इंफीरियर गुड है, करना कोई नहीं चाहता है, गिवन अपॉर्चुनिटी आप उसको स्विच करना चाहोगे कंजम्पशन वो लेजर के लिए, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये लेबर सर सप्लाई कर डिराइव कैसे होता है। इसकी इंट्यूशन सारी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि ऐसे लाइन बाय लाइन रीड करूंगा तो पॉइंट नहीं है। इंट्यूशन ये है कि स्टार्टिंग में जब तुम लो वेज है, लोअर वेज है, ठीक है बेटा, बहुत लो वेज है तो इंसेंटिव बहुत बड़ा नहीं है ज्यादा काम करने के लिए, ठीक है। तो उस गिवन रियल वेज पे, एक लोअर रियल वेज पे आप एक फॉर एग्जांपल ये एल नॉट लेबर सप्लाई करते हो, तो जब आपका वेज बढ़ता है, रियल वेज बढ़ता है, तो ट्रेड ऑफ बढ़ता है। ट्रेड ऑफ बढ़ता है मतलब आप अगर लेजर करोगे तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वेज के टर्म में, वो कंजम्पशन आप फॉरगोन कर दो। तो जब वेज बढ़ेगी तो मेरा लेजर महंगा हो जाएगा, तो मैं लेजर को स्विच करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा लेबर से, ठीक है। लेकिन क्या मैं हमेशा एक ही रेट से सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा? नहीं, क्योंकि इनिशियली जब मैं 2 ही घंटे काम कर रहा हूं तो मैं सारे दिन खाली हूं, तो जब आप मेरे को वेज बढ़ा के दोगे तो मैं 2 घंटे और काम करूंगा। बट इवेंचुअली क्या होता जाएगा, आप लेबर बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे वेजेस बढ़ती जाएंगी, बट एक टाइम आएगा जब लेजर की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई हो गई है और कंजम्पशन की यानी जो इनकम आनी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी लो हो गई है, तब आप स्विच करना शुरू करते हो। ये इसके पीछे एक इंट्यूशन होती है। इसको हम टेक्निकली क्या बोलने लग जाते हैं कि जब नई इनकम आएगी तो लेजर भी नॉर्मल गुड है हायर वेज बढ़ने से, और कंजम्पशन भी नॉर्मल गुड है, तो जो नई इनकम तुमने डिराइव करी 2 और घंटे काम करके, उसको आप दोनों पे स्पेंड करोगे, कंजम्पशन भी लाओगे और ये सोचोगे कि मैं अब लेजर भी खरीदूं। लेजर खरीदने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेबर कम करनी पड़ेगी। तो क्यों ना ऐसा करूं मैं कि 2 घंटे और बढ़ाऊं, जब मेरी वेजेस 100 से 200 हुई हैं एक ही बढ़ाऊं, क्योंकि 3 घंटे में मुझे 600 रुपये मिल जाए। पहले मुझे 2 घंटे में 100 के वेज रेट से 200 मिल रहे थे, तो अब 600 मिल रहे हैं, और बाकी जो 200 रुपये हैं, 4 करता तो 800 हो जाते, उस 200 रुपये को मैं लेजर खरीद लूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेजर खरीदना भी शुरू करता हूं। बट इनिशियली होता क्या है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है, आप लेजर को सब्स्टिट्यूट ज्यादा करोगे और इनकम इफेक्ट की वजह से उसे खरीदोगे कम। तो जब तक खरीदोगे कम और सब्स्टिट्यूट ज्यादा कर रहे हो, लेबर बढ़ रही है, और जिस दिन ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा
क्योंकि लेजर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर कोई बंदा 16 घंटे काम कर रहा है तो अब वो ज्यादा काम नहीं करना चाहेगा, वो ये बोलेगा मुझे जिंदगी में आराम चाहिए। तब ये चीज रिवर्स हो जाएगी। ये इंट्यूशन मैंने आपको बताई। अब ये जो ट्रेड ऑफ होता है ये रियल कंजम्पशन और रियल वर्किंग आवर के बीच में होता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आपको किससे मतलब है? टेक अवे इनकम से। भले ही मैं आपकी वेज रेट बढ़ा दूं, लेकिन साथ में अगर टैक्स बढ़ा दूं सेम रेट से, तो आपकी रियल वेज बढ़ी नहीं बढ़ी? तो आपके वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे। क्यों बढ़ाओगे? क्योंकि आपको किससे मतलब है? रियल कंजम्पशन से मतलब है। तो यहाँ पर आप एक इस इंट्यूशन से क्या देख सकते हो कि जो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो रोल है, क्योंकि नॉर्मल गुड है लेजर, तो वो इनकम इफेक्ट भी होगा उसके अंदर, और जब वेज रेट बढ़ेगा तो सब्स्टिट्यूशन भी इफेक्ट होगा। अब ये दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे। एक, जब तक आप बहुत ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी लेजर की पड़ नहीं जाती है, तब तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करता रहेगा, लेबर सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, फिर उल्टा होने लगेगा। तो ये इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का रोल है इस कर्व को डिराइव करने में। क्या ये रोल तब भी रहता है जब आप इनकम पे टैक्स लगा दो? बिल्कुल रहता है, क्योंकि आपको रियल कंजम्पशन से मतलब है। और यही सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट आपके उस लेबर सप्लाई करो जिसमें हम टैक्स को इंक्लूड कर रहे हैं, उसको भी डिराइव करेगा बैकवर्ड बेंडिंग। बट एक चेंज होगा शिफ्ट का, ये वर्टिकली शिफ्ट होगा। वर्टिकली शिफ्ट होने का क्या मतलब है? कि आप सेम सेम L2 लेबर सप्लाई करने के लिए पहले 100 रुपए मांगते थे, अब आप पर क्योंकि टैक्स लगा दिया है 20 का, तो ये ब्लू वाला कर्व देखो, W-T, प्राइस मैं यहां पर 1 मान रहा हूं तो रियल वेज है ये। अब मेरी 80 रियल वेज हो गई है। मुझे कैश तो मिल रहा है 100, लेकिन जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकल रहा हूँ 20 रुपए सरकार ले ले, तो टेक्निकली मुझे तो 80 मिल रहे हैं। तो मैं ये सेम वर्किंग आवर क्यों करूंगा जब तक मुझे 20 रुपए और ना मिले? क्योंकि वही मेरी नेट इनकम क्या बनाएगा? 100। तो इसमें मैं 20 ऐड कर दूं तो 120 हो गया, और फिर टैक्स दे दूंगा 20, तो मैं कहाँ रहूंगा? 100 पे ही रहूंगा। तो इसलिए मैं सेम लेबर सप्लाई करूँ। अब यही चीज सारे लोकस पॉइंट्स पे है, इसलिए वो वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो आपको वहां पर टर्म लिखना है दैट income and substitution effect will play the same role in producing backward bending labor supply curve when we consider or impose tax on wages. However, it also shifts the labor supply curve, and the magnitude and direction of the shift depends whether income effect is dominating substitution effect or substitution effect is dominating income effect. So if income effect is dominating substitution effect, then our labor supply curve is shifting outward, and if substitution effect is dominating income effect, our labor supply curve is shifting inward. So ये एक important PYQ है। इसका यूटिलिटी फंक्शन ये सब तुम्हें पेपर में लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वैसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा था। ये सब लिखने की जरूरत है नहीं तुम्हें। यहाँ पर क्या है? ये लेजर है, ये लेजर स्मॉल एल से डिनोट कर रहे हैं, और इसको इक्वल टू लिखा है L बार 24 आवर्स और L लेबर। और ये लेजर यही तो है ना, ये सेम। ये इसका प्राइस क्या है? वेज। इतनी वेज आपको फोरगोन करनी पड़ेगी हर 1 घंटे ऑफ लेजर के लिए, और ये कंजम्पशन का प्राइस है। और फिर हमारी इनकम क्या है? हमारे पास जितने 24 आवर्स है और उसकी 20 वेज रेट से मल्टीप्लाई कर दें। अब इससे हमें ये दो चीजें खरीदनी है, लेजर खरीदना है और कंजम्पशन खरीदनी है। ठीक है बेटा? और फिर हम इसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कभी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए तो तुम्हें ये मैक्सिमाइज, ये आपको सच दैट ये कांस्टेंट होगी, तो इसमें इसको इक्वल टू सॉल्व कर लेना इस सारे के, और उसको यहाँ डाल देना और उस पर कैलकुलस लगा देना, तो आपका
ऑप्टिमल लेबर आवर्स भी निकाल सकते हो आप, कितनी ऑप्टिमल वो करेगा। ऐसा न्यूमेरिकल कभी आया नहीं है, आई थिंक IES में भी नहीं आया है, और आ जाए तो ये कर सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन अवॉइड दिस थिंग। बट इस डायग्राम को बनाने की ज़रूरत है नहीं है, मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था तो बस एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था। आप सीधा ये डायग्राम बनाओ और इंट्यूशन को एक्सप्लेन करो, ठीक है बेटा। हेलो, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए वो बनाया था हमने, ठीक है। हेलो, 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 Yes, sir. एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, हेलो, sir. ठीक है। तो देखो बेटा, कई नए बच्चे जो क्लास कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है आपको समझ आ रहा होगा, तो आई एम वार्निंग यू, अगर आपके बेसिक्स नहीं है तो नहीं समझ आएगा। बेसिक्स बनाते हैं हम धीरे धीरे। ये जो लोग पहले ही हमारा फाउंडेशन कर चुके हैं उनके लिए है, उनको रिवाइज कराने के लिए सारी की सारी चीज जल्दी से जल्दी। तो इसलिए डरना मत, ठीक है। ये चीज मैं बहुत धीरे धीरे कराता हूँ महीनों में, जो तुम्हें जल्दी जल्दी मिल रही है। अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज बोथ परेटो एफिशिएंट एंड इक्विटेबल, डू यू एग्री? तो ये कौन सा क्वेश्चन आया? वही फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। डिफाइन करो परेटो एफिशिएंसी क्या है, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम सिंपली ये होता है कि गिवन इक्विलिब्रियम प्राइसेस पे नो एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई शुड बी देयर। वो परेटो एफिशिएंट की डेफिनेशन होती है कि आप बिना किसी एक को वर्स ऑफ करे दूसरे को बेटर ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम जो है परेटो एफिशिएंट है, बताना है। आप एग्री करते हो या नहीं करते हो कि परेटो एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम परेटो एफिशिएंट भी है और इक्विटेबल भी है? तो आप ये देखोगे कि कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम जो है ऑब्वियसली चांस प्रोवाइड करता है दो कंज्यूमर्स को एक्सचेंज करने के लिए, और उसमें से वो ट्रेड का सारा गेन निकाल लेते हैं। और इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्योंकि कोई भी एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई नहीं रहनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो कोई भी एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, ठीक है। वहीं क्या कहते हैं, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है तो यही एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई बन जाती है। इसका डायग्राम है, टाइम वेस्ट होगा, मैं दिखा नहीं सकता आपको, अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट करेगा तो नहीं दिखा पाएंगे, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे टेंजेंट होता अगर किसी और नॉन इक्विलिब्रियम प्राइस पे जिस पे एक्सेस डिमांड और सप्लाई जीरो नहीं थी, तो ये इस तरीके से होते हमारे ये इंडिफरेंस का, एक का ए का ये होता, बी का ये होता। लेकिन जब एक्सेस परफेक्ट कंपटीशन है तो वहां पर प्राइस चेंज होंगे जब भी एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई होंगे, और वो चेंज होते रहेंगे जब तक एक्सेस डिमांड और सप्लाई एलिमिनेट ना हो। तो आप क्या देखोगे, एक्सेस डिमांड और सप्लाई कहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो अल्टीमेटली दोनों के लिए सेम प्राइस रेशो होगी, दोनों की MRS भी सेम होनी चाहिए, तो आपके MRS ऑफ ए MRS ऑफ बी बराबर हो जाएंगे, और कोई एक्सेस डिमांड और सप्लाई नहीं होगा। तो आपका जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वो इंश्योर करेगी परेटो एफिशिएंसी। बट द पॉइंट इज, क्या ये इक्विटी इंश्योर करेगी? तो ये कॉन्ट्रास्ट करने के लिए हमने दो केस बनाए हैं और हमने दिखाया है, एक एंडोमेंट 1 है, एक एंडोमेंट 2 है। तो इसमें देखो एंडोमेंट 1 में और एंडोमेंट 2 में ये डिफरेंस है कि जो पर्सन ए है उसका इंडिफरेंस कर ये वाला है, तो बेटा ये बहुत कम कंज्यूम कर रहा है, इसका सेटिस्फेक्शन बहुत कम है। जबकि बी का देखो इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट होते होते यहाँ पर आ गया है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा यूटिलिटी अचीव कर रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी परेटो एफिशिएंसी है बट इक्विटी नहीं है। तो एंडोमेंट पे डिपेंड करती है इक्विटी क्या होगी। अब एंडोमेंट W1 है तो इक्विटी ज्यादा बेटर है, W2 है तो इक्विटी कम है। ऐसा भी हो सकता था कि ये भी परेटो एफिशिएंट है, सारे के सारे रिसोर्सेज बी को दे दो, ये एंडोमेंट अगर हो जाए तो बेटा W3, तो सारा का सारा फायदा एक बंदे का और दूसरे का कोई फायदा नहीं है। तो इसको अंदर आप इंडिया की इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फ्री मार्केट ट्रिकल डाउन थ्योरी है ना। LPG के रिफॉर्म के बाद आप 1990s के बाद देखो तो हर बार देखो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है और इनइक्वालिटी के बारे में डिबेट होते रहते हैं।
थॉमस एंड पिकेटी एंड चैंसल की रिपोर्ट आई थी इनइक्वालिटी पे कि इंडिया की इनइक्वालिटी 2014 में 1922 के बराबर पहुंच गई है। तो होता क्या है कि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स इसलिए लेके आए थे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बहुत लार्ज थी और उनमें डेड वेट लॉस हो रहा था, मोनोपोलीज क्रिएट हो गई थी, इनएफिशिएंसी ब्रीड हो रही थी। तो फ्री मार्केट लाया जाए, इसलिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म लेके आए और क्या किया गया कि फ्री कर दी मार्केट। जब मार्केट फ्री हुई तो मार्केट से क्या हुआ, ग्रोथ मिली, लेकिन पॉवर्टी डिक्लाइन नहीं हुई। उसी को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि जॉब्स वाली टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं फर्म इस्तेमाल करेगी। और इनइक्वालिटी ब्रीड हुई, यानी जो ऑलरेडी रिच लोग थे वो फ्री मार्केट का ज्यादा फायदा उठा पाए। अभी फ्री मार्केट है, यू कैन एंटर इन कार प्रोडक्शन एंड यू कैन बिकम अ कार प्रोड्यूसर, बट कैन यू, नहीं, बिकॉज आपकी स्टार्टिंग की एंडोमेंट बहुत कम है। nobody will give you the loan for such a इन्वेस्टमेंट इन लार्ज प्लांट, और तुम्हारी खुद की कैपिटल नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ पेपर 2 से, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री मार्केट रिफॉर्म्स, पेरेटो एफिशिएंसी is good for creating efficiency and larger cake size, but that will ensure equity that does not that is not guaranteed। इसलिए ट्रिकल डाउन थ्योरी कि अमीर अमीर होगा तो फिर गरीब तक जाएगा, वो भी अमीर होगा, ये जरूरी नहीं काम करे। और दूसरा, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर एक देश के लिए जब फायदेमंद रहता है जब सारे के सारे लोग इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करें। बट इफ यू आर क्रिएटिंग अ कंपटीशन फॉर 100 मीटर्स रेस and someone is standing at a 40-meter starting point and the other one is starting at the 0 meter, then you know who will win the race। तो इसका मतलब ये है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सब लोग फायदा उठा पाए, इसके लिए पहले जरूरी होता है कि मार्केट को फ्री करने से पहले आप एक मिनिमम रिक्वायर्ड इक्विटी देश के अंदर कन्वर्ट करो। लैंड रिफॉर्म्स इसीलिए लाए गए थे जो कि रह गए, या और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, सो दैट जब मार्केट फ्री हो तो कंपटीशन इंटेंस हो और ओलिगोपोली क्रिएट ना हो कि 3-4 आदमी करके बैठ जाए। तो इस पर टाइम वेस्ट ना करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ये किंग डिमांड कर्व का क्वेश्चन देखो, ये नया क्वेश्चन है, ये कभी आया नहीं है, ये मुझे लगता है कि आ सकता है। इसमें क्या हो रहा है ना कि किंग डिमांड कर्व को शिफ्ट करके दिखा रहे हैं। जब सेल्स टैक्स लगाया गया है, ठीक है, सारी की सारे प्रोडक्शन फर्म पर, प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स की प्रोडक्शन पर जब सेल्स टैक्स लगाया गया है तो सारी की सारी फर्म्स की एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रही है। क्योंकि यूनिफॉर्म तरीके से सबकी राइज हो रही है तो सब लोग ना एक पेज पे आ जाते हैं कि हम लोग अपना किंग प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस पर सब लोग सेल कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को, उसको शिफ्ट कर दें। यही इसकी मेन इंट्यूशन है। लेकिन अगर एक फर्म का हुआ होता तो ये सब नहीं होने वाला था। और एक फर्म को जब ये पता होता कि सिर्फ मेरी मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट राइज हुई है, तो उसे ये पता था बाकी की नहीं हुई है, तो जब मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो बाकी मुझे फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहता, बस बैठ सी के एसी का टेम्परेचर बढ़ाए हैं। सी 22 या कंजेक्चुरल 22-23 तक ले कंजेक्चुरल गए। वेरिएशन बेटा क्या रहता, नहीं यहाँ नहीं नहीं, पे उसी में जीरो बैठ के ना रहता, धीरे धीरे। जो कि कंजेक्चुरल वेरिएशन के बारे में हमने बात करी थी, क्वेश्चन आया हुआ है, कंजेक्चुअल वेरिएशन जीरो रहता। कंजेक्चुअल वेरिएशन जीरो रहता तो ये लोग फॉलो नहीं करते। लेकिन अब कंजेक्चुअल वेरिएशन जीरो नहीं है, क्योंकि मैं कंजेक्चर क्या फॉर्म कर रहा हूं, दैट एवरीबॉडी विल रेज द प्राइस। व्हाई? क्योंकि हमारी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रही है। ये कुर्सियोनिसिस में ही है, एप्लीकेशन पार्ट में। तो मुझे लगता है कि किंग डिमांड कर्व पर ये क्वेश्चन कभी फ्यूचर में आ सकता है, तो आपको ये करना चाहिए। उसके अलावा ये कंजेक्चुअल वेरिएशन वाला क्वेश्चन है, शो हाउ सम मॉडल ऑफ ओलिगोपोली आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। फिर देखो वही कूरनोट बर्ट्रैंड मैं बोलूंगा और डिस्कस नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। कंजेक्चुअल वेरिएशन जीरो होता है, ठीक है, बर्ट्रैंड में भी जीरो होता है, स्टैकलबर्ग में ए प्रोड्यूसर का, लीडर का लेस देन जीरो होता है और दूसरे का जीरो होता है। और ये आपका ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व में
जीरो भी होता है एक पे वन होता है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर जीरो होता है कंजेक्चुअल वेरिएशन, ये आपको पता ही है क्यों, क्योंकि जब मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो अदर्स विल नॉट फॉलो, और देयर फोर माई क्वांटिटी सेल फ्लैटर है, रैपिडली डिक्लाइन होगी। लेकिन जब मैं प्राइस को रिड्यूस करूंगा पी बार से, तो देखो मेरी सेल तो राइज होगी, बट रैपिडली नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी होगी। क्यों? क्योंकि कंजेक्चुअल वेरिएशन यहाँ पर क्या है, इक्वल टू वन है, बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बन जाता है इससे आपका। फिर प्रिजनर डिलेमा का क्वेश्चन, डेफिनेशन पता होनी चाहिए प्रिजनर डिलेमा की, ये पता होनी चाहिए। मैट्रिक्स कन्फेक्स कन्फेक्स कर लेते हैं दोनों, ये फाइनली नैश इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन पेरेटो एफिशिएंट इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, ये दोनों को सिर्फ 5-5 साल की मिली होती। लेकिन नैश इक्विलिब्रियम पेरेटो एफिशिएंट हो, जरूरी हो ऐसा नहीं होता है। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि दोनों डोमिनेंट स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी गेम थ्योरी में क्या होता है कि जैसे कि इस बंदे को लेते हैं, अगर ये कन्फेस करेगा, दूसरा कन्फेस करेगा, दोनों को -10। लेकिन अगर इसने डिनाई कर दिया और बी ने कन्फेस कर दिया, तो बेटा इसको क्या मिलेगा, ए को 20 साल की सजा -20, और दूसरे को मिलेगी 0। ठीक है, सिमिलरली दूसरे के केस में भी है। तो ये बंदा क्या करेगा कि ये क्या सोचेगा कि यार मैं ना कन्फेस कर देता हूँ। कन्फेस करने से क्या होता, अगर दूसरे ने डिनाई कर दिया तो मुझे मिलेगी 0 1, और अगर कन्फेस करा तो -10 मिल जाएगी। लेकिन -20 तो किसी केस में नहीं मिलेगी। मैक्स मीन स्ट्रेटेजी भी हो जाती है ये डोमिनेंट स्ट्रेटेजी भी हो जाती है। तो ये डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है कि मैं दोनों केस में बेटर ऑफ हूँ, दोनों पे ऑफ को मैं देख रहा हूँ, और बी भी ऐसे ही प्ले करता है, तो दोनों फिर अल्टीमेटली कन्फेस कर लेते हैं। लेकिन अगर इन्होंने कोऑपरेट करा होता बेटा, तो दोनों को -5 की सजा मिलती। दोनों ने अगर कोऑपरेट करा होता, -5 की सजा मिलती दोनों को। ठीक है, लेकिन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो डर गए हैं। सिमिलरली कूरनोट में होता है, क्योंकि कूरनोट में भी दो डुओपोली के बीच में कंपटीशन होता है। अगर वो मर्ज कर जाए, एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाए, जब एक दूसरे के साथ वो मर्ज कर जाएंगे तो वो एक मोनोपोली बन जाएंगे, और फिर कंपटीशन कैसे नहीं करेंगे ज्यादा प्रोड्यूस करने का, एक ही आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, और उनका मोटिव क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और प्रॉफिट मैक्सिमाइज। तो ये परेटो एफिशिएंट मोनोपोली प्रॉफिट वो अर्न कर सकते हैं अगर लो क्वांटिटी फार्म ए प्रोड्यूस करे, लो क्वांटिटी फार्म बी प्रोड्यूस करे। क्योंकि जो टोटल क्वांटिटी होती है वो आपके प्राइस को रिड्यूस करती है। आप क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाओगे मार्केट में तो प्राइस गिर जाएगा, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी रेवेन्यू होता है, तो रेवेन्यू आपका गिरेगा, और जबकि कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है दोनों के, तो प्रॉफिट गिरेगा दोनों का। लेकिन अगर दोनों ही मिल जाएं और दोनों लो लो प्रोड्यूस करें, कोऑपरेट करके, मर्ज करके, कोल्यूजन करके, तो मोनोपोली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज पूर्णोट से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डर के क्वांटिटी बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि दोनों को डर है कि सामने वाला ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस ना कर दे, क्योंकि प्राइस तो दोनों की क्वांटिटी से डिसाइड होना है, बट क्वांटिटी तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो क्यों ना मैं अपना रेवेन्यू के अंदर पी इंटू क्यू में क्यू को बढ़ाऊं, क्योंकि पी तो वैसे भी मेरे हाथ में नहीं है, तो वाई नॉट आई शुड रेज क्यू। तो मैं क्यू ज्यादा रेज कर देता हूँ, दूसरे वाला भी ज्यादा रेज कर देता है, और प्रॉफिट लो हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट दोनों की कोई चेंज हुई नहीं, कॉस्ट की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको पता चलता है अब प्रिजनर डिलेमा हो गया। यानी ये डोमिनेंट स्ट्रेटेजी फॉर्म पर चल गई। क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज प्रिजनर डिलेमा, हाउ इट इज रिलेटेड टू स्ट्रिक्टली डोमिनेंट इंडस्ट्री। अब इस तरीके से रिलेटेड है ये, कोरनोट इक्विलिब्रियम which is a Nash equilibrium, not a Pareto efficient. Pareto efficient would have been monopoly profit, and this happens because both of them produces high and high quantity due to the fear of prisoner dilemma they are facing. This is the how this question could have been done. अब आप देखो, एक और दो क्वेश्चन और करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, और मैं आपको बताऊं मेजोरिटी क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें। थोड़ी देर रुक जाओगे तो 11:46 हुए हैं, 10 शुरू करा था, तो वैसे भी 2 घंटे की नहीं हुई है बेटा। देखो, इन
इन द एंड हमारे फाउंडेशन के ही सरवाइव करेंगे, बाकी लोग भाग गए होंगे। फाउंडेशन का स्टूडेंट ही सरवाइव करने वाले हैं, क्योंकि तुमने ये चीज इस तरीके से पढ़ी हुई है, बाकी लोगों ने पढ़ी नहीं है तो उन्होंने भागना ही है। समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। चलो ये इन एन इकोनॉमी विद ओनली टू कंज्यूमर, टू कमोडिटीज एंड टू प्रोड्यूसर विद सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये बेटा 34 चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 34 हाल्वेरियन में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन। ठीक है, नेसेसरी और कंडीशन निकालनी है, डिराइव नेसेसरी कंडीशन फॉर परेटो ऑप्टिमैलिटी इन परफेक्ट इकोनॉमी। परेटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब पता है क्या? सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। और यहाँ पर ना ये एक जनरल इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन साइड है, 2 कंज्यूमर दिए गए हैं, प्रोड्यूसर साइड है, 2 प्रोड्यूसर दिए गए हुए, कमोडिटी 2 दी गई है। एग्जैक्ट क्वेश्चन हाल्वेरियन से, जहां पर कोकोनट और फिश प्रोड्यूस करता है रॉबिन्सन और क्रूसो, और दोनों के पास प्रोडक्शन के लिए एक ही फैक्टर है, क्या है? लेबर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर ओनली। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इकोनॉमी है। ठीक है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इकोनॉमी है। 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 2 प्रोड्यूसर्स, 2 कंज्यूमर्स, 2 गुड्स। ठीक है, और आपको ये बताना है कि परेटो ऑप्टिमैलिटी कब होगी, सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमाइज कब होगा। तो आपको पता है कि हम प्रोडक्शन अगर कर लें, उसकी बात ना करें, एंडोमेंट कंसीडर कर लें कि प्रोड्यूस हो रखा है, और फिर हम जब कंजम्पशन करते हैं तो हमको मिलती है एक्सचेंज इकोनॉमी। एक्सचेंज इकोनॉमी होती है ये एजवर्थ बॉक्स, और इसमें ये कर्व क्या है? परेटो एफिशिएंट कर्व, परेटो सेट बोलते हैं इसे। और ये परेटो एफिशिएंट कब हो, ये परेटो सेट पर हम कब होते हैं? जब टेंजेंसी होती है दोनों रॉबिन्सन और क्रूसो के इंडिफरेंस कर्व में, ये टेंजेंसी है बेटा, ये पॉइंट पे भी टेंजेंसी है, ये पॉइंट पे भी टेंजेंसी है, ये पे भी, ये पे भी। तो अभी आपको ये पता चल गया कि once they produce they are going to exchange till the gain from trade is extracted completely, and that happens when MRS of Robinson is equal to MRS of Crusoe, और वो इस कर्व पर होगा परेटो सेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि इस परेटो सेट पर कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा? अब ये बात डिटरमिन करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कितनी हुई है, प्रोडक्शन कहां पर हुई है, प्रोडक्शन गुड 1 की ज्यादा हुई है कि गुड 2 की ज्यादा हुई, फिश की ज्यादा हुई कि कोकोनट की ज्यादा हुई। अब लेट्स से मैं ये इंट्यूशन तुम्हारे माइंड में डाल रहा हूं कि ये दोनों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो इनके इंडिफरेंस कर्व हैं रॉबिन्सन के और क्रूसो के, मिलके डिसाइड करते हैं रिलेटिव डिमांड फॉर फिश कितनी है, रिलेटिव डिमांड फॉर कोकोनट कितनी है। और जब ये डिमांड साइड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिसाइड कर देते हैं तो प्रोडक्शन साइड उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करती है। तो टेक्निकली इस चीज को बोला जाता है कि MRS A इक्वल टू MRS ऑफ रॉबिन्सन, MRS ऑफ क्रूसो इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि एक फिश को फोरगोन करके अपने लेबर के रिसोर्सेज को कोकोनट की प्रोडक्शन में लगाओगे तो कितने कोकोनट प्रोड्यूस होंगे। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होनी चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के, तभी इकोनॉमी में जनरल इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा, जहां पर परेटो एफिशिएंसी होगी। तो कंजम्पशन एक्सचेंज इकोनॉमी से हम कंजम्पशन साइड का परेटो एफिशिएंट निकालते हैं, लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम निकालना है तो प्रोडक्शन साइड का परेटो एफिशिएंसी भी देखनी होगी, और प्रोडक्शन साइड की परेटो एफिशिएंसी इन सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए कंजम्पशन साइड के साथ। तो प्रोडक्शन साइड की तभी होगी जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एडजस्ट हो जाएगा इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये नेसेसरी कंडीशन है जो ऊपर पूछी गई है, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन है बेटा जो पूछी गई है, डिराइव द नेसेसरी कंडीशन फॉर परेटो ऑप्टिमैलिटी इन परफेक्ट इकोनॉमी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है
तो आपकी इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए एक चीज, एक एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल रॉबिन्सन MRS इज 1, यानी वो एक बंदा रॉबिन्सन कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे ही क्रूसो को भी कर सकते हो बाद में। उसके लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एक मछली यानी वन फिश की यूटिलिटी इक्वल शुड बी इक्वल टू वन यूटिलिटी इज डिराइविंग बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कोकोनट। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों के लिए, उसके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिश, और न्यूमरेटर में आप कोकोनट रख सकते हो और डिनोमिनेटर में जो भी है, क्योंकि आपको पता है MRS क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y MRS होती है। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस बेसिक्स बिल्ड करने का है, लेकिन दोनों से इतनी यूटिलिटी मिल रही है कि एक के बदले एक एक्सचेंज करने के लिए रेडी है। जितना मजा मुझे एक कोकोनट से आएगा, उस कोकोनट को अगर आप मुझसे वापस लेते हो तो उसी मजे को कंपनसेट करने के लिए मुझे एक मछली चाहिए। बट सोचो कि प्रोडक्शन क्या हो रही है, प्रोडक्शन इस तरीके से हो रही है, MRT जो है सपोज 2 है, विच मीन्स दैट गिविंग अप 1 यूनिट ऑफ फिश, सोसाइटी विल बी एबल टू प्रोड्यूस 2 कोकोनट्स। तो सोसाइटी का वेलफेयर देखो, वेलफेयर किससे डिराइव होता है, यूटिलिटी से। रॉबिन्सन की यूटिलिटी सेम रहती, इंडिफरेंस कर्व पे रहता, अगर आप उसको एक मछली के बजाय एक कोकोनट दो। बट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देश के अंदर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इस तरीके से है कि एक मछली अगर मैंने तुमसे ली तो मैं उसे 2 कोकोनट में कन्वर्ट करके दे सकता हूं, और क्योंकि मुझे 2 कोकोनट तुम दोगे तो मैं इंडिफरेंट कब रहता, जब मुझसे एक मछली लेके एक कोकोनट देता है। फॉर 1 fish you had returned 1 coconut, but now you are returning 2 coconut. That means my marginal utility will rise. Similarly for Crusoe, so I will produce more coconut. So this decision making, how much to produce coconut and fish, or good 1 or good 2, will keep changing till all these things are equalized. Marginal rate of transformation is equal to marginal rate of substitution of Robinson and marginal rate of substitution of Friday. This is the necessary condition. एक लास्ट ट्रिक भी है इसके अंदर। लास्ट ट्रिक ये है, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1 होता है, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1 होता है तो उसमें डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होता है, जब कांस्टेंट रिटर्न होता है। जब डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होता है तो आपका प्रोडक्शन फ्रंटियर ऐसा नहीं बनता है कॉनकेव। लेकिन इस एग्जांपल में मैंने कनकेव, एक्सप्लेनेशन में मैंने कनकेव इस्तेमाल करा है। एक्चुअली में अगर आप पढ़ोगे तो जब सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर, वो किसी मशीन पे काम नहीं कर रहा है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम नहीं कर रहा है, तो उसका रिटर्न जो होगा कांस्टेंट होगा। हर बार 1 घंटा लेबर 1 कोकोनट, 1 घंटा लेबर 2 फिश, 1 घंटा लेबर रॉबिन्सन की 2 फिश, 1 घंटा लेबर 1 कोकोनट। दूसरे की डिफरेंट हो सकती है प्रोडक्टिविटी, 1 घंटा लेबर 1 फिश 2 कोकोनट फॉर क्रूसो फ्राइडे। ठीक है, तो जब इन दोनों के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को ऐड करोगे तो आपको ऐसा किंक वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मिलेगा। तो अगर ऐसा मिला तो इस पे टेंजेंट MRT की बहुत सारी बन सकती है। अगर ये बहुत सारी बनी तो हमारी इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा, तो हमें नेसेसरी कंडीशन डिराइव करनी थी। तो हम एक और एक्सप्लेनेशन ऐड करेंगे, मल्टीपल वेज टेक्निक्स फॉर यूजिंग लेबर फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड कोकोनट। तो जब आप मल्टीपल इस्तेमाल, ये चीज कंडीशन लिख देते हो, तो ये जो किंक होंगे ना, ये मल्टीपल बन जाएंगे, एक किंक ये, एक किंक ये, और इन किंक्स को जब तुम जोड़ोगे तो ये स्मूथ बन जाएगा। अब इस चीज के लिए हमने एक एजम्पशन ली है कि मल्टीपल वेज होनी चाहिए। मतलब एक लेबर को मैं पेड़ पे डायरेक्ट चढ़कर तोड़ के ला सकता हूँ कोकोनट को, टेक्निक 1। एक कोकोनट को मैं नीचे से पत्थर उठा के फेंक के मार सकता हूँ पेड़ पर, तो भी कोकोनट मिल जाएगा, एक कोकोनट। तो सेम लेबर को मैंने 2 तरीके से इस्तेमाल करा। हो सकता है पहले वाली टेक्निक में मैं कम कोकोनट प्रोड्यूस करूं और दूसरे वाली में पत्थर मार के मैं 3 प्रोड्यूस कर लूं। तो जब आप ये कंडीशन डाल दोगे, मल्टीपल वेज टेक्निक फॉर यूजिंग लेबर, तो आपका जो पीपीएफ है स्मूथ बन जाएगा, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक करके डिफरेंट डिफरेंट किंक आ सकते हैं। जैसे कि ये एक किंक था, जैसे कि ये एक किंक था, ऐसे ही फिर ये एक किंक हो सकता है,
ये बी किंग, ये ए किंग। तो आपने नेसेसरी कंडीशन ये दी, मल्टीपल वेज टेक्निक फॉर यूजिंग लिवर फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिश। फिर आप देखते हो न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हालांकि मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है, बट लेट्स, करनी है क्लास, करोगे? हेलो, 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 सर बहुत है। हेलो। इसको फिर कंटिन्यू करें, कल कल करते हैं फिर। एक दिन में मेरे ख्याल से बहुत सारे सारे तो नहीं हो सकते हैं ना, काफी कर लिया हमने लेकिन। हेलो, यस सर। ठीक है बेटा, फिर करते रहेंगे इसको। रोज मॉर्निंग में पीवाईक्यू डिस्कस करनी है हमने, ठीक है। इससे ज्यादा सपोर्ट आपको नहीं दे सकता हूँ कि मैं ये पीवाईक्यू डिस्कस कराता जाऊँ। अब तुम्हारे पास चांस है, ना सिर्फ तुमने फाउंडेशन कोर्स करा है, तुम्हें एक क्रैश कोर्स भी फ्री में मिल रहा है। तो इसे सुबह आके बैठ के देख लेना। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। कोई और बाहर वाले बंदे करेंगे तो हमें नहीं पता उन्हें समझ आए ना आए, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हें आ रहा है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। तो तुम लोग करते रहना। अब करते हैं क्लास खत्म। ओके, कल करेंगे फिर। हर दिन 10 बजे का टाइम रखते हैं। जिस दिन ना कर पाया करूंगा मैं बता दिया करूंगा, वरना रोज पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और फिर राइटिंग कर। ओके, ओके एवरीवन, करते हैं। तो